we call it dynamic equilibrium. Here we call it chemical energetics. I think जो physical quantities involved हैं वो तो आपको सारी पढ़ा दी जा चुकी है, मोल्स वगैरह या ग्राम्स वगैरह या डीएम क्यूब्स वगैरह. वैसे वो क्वांटिटीज तो नहीं, तो यूनिट्स हैं. क्वांटिटीज क्या है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज मेजर्ड इन मोल्स, mass of the substance that is measured in grams, volume of the substance that is measured in dm cubes, and number of the particles that is not measured in any unit, is just a number. But here there is one more thing, is concentration of the solution that might be in grams per dm cube or maybe in, and if it is in moles per dm cube we call it molarity as well. ठीक है. रिएक्शन काइनेटिक्स में हमने क्या निकालना होता है? रिएक्शन का क्या? रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की स्पीड ऑफ रिएक्शन. वैसे तो हमने अगर उसको कैलकुलेट करना हो तो हमने क्या पढ़ा है? रिएक्शन के दौरान किसी भी क्या किया जाए, किसी भी फिजिकल चेंज को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, या अगर उस फिजिकल चेंज का टाइम के साथ ग्राफ बना हुआ है तो क्या किया जाए, उस ग्राफ का किसी भी पॉइंट के ऊपर, मतलब जिस पॉइंट पर रेट निकालना है उस पॉइंट पर उसका ग्रेडियंट निकाल लिया जाए. और फिर एक और चीज हमने पढ़ी कि जो हमने वो 5 फैक्टर्स इधर भी पढ़े हैं और इधर भी पढ़े हैं, उसका हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे ईच एंड एवरी फैक्टर ट्राइज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड द थ्योरी ऑन व्हिच हम अपना आंसर बेस करते हैं इज कोलिजन थ्योरी. ये इंक्रीज इन टेम्परेचर से भी हम अल्टीमेटली कोलिजन ही बढ़ाते हैं. तो ये हमने बड़े टिपिकल किस्म के वर्ड्स पढ़े हैं. वो ये कर मुझे कहता बंदा वो वर्ड्स रिवाइज करा दे कि जिन वर्ड्स के थ्रू हमने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की कोशिश की है. एनीवन प्लीज? अब्दुल्ला महसूद. मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा इंक्रीज इन टेम्परेचर की. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज तो होता है, बिल्कुल होता है. मैं आपसे 3 नंबरों का सवाल पूछ रहा हूं जिसमें आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. ये तो बिल्कुल आखिरी पॉइंट है. रिएक्शन तेज हो जाता है, फास्टर हो जाता है, ये आखिरी पॉइंट है. ये चलो समटाइम आखिरी पॉइंट पहले लिखने पर भी एक आधा नंबर मिल जाता है. नो. टेम्परेचर बढ़ाने से हमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट लिखना है वो फिजिक्स में टेम्परेचर का ताल्लुक किसके साथ है? पार्टिकल्स की किस चीज के साथ है? मूवमेंट को फिजिक्स में क्या कहते हैं? काइनेटिक. क्या काइनेटिक एनर्जी. तो मतलब एक क्लास में आपके मुंह में डालूंगा तो आपको समझ आएगी. भाई की कर रहा है यार, कोई और समझा रहा है? मैं खुद समझाऊंगा पूरे. जी है जैसा स्टेप बाय स्टेप. जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होती है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा जाती है, मतलब अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया है. जी प्लस आप क्या बोला उसने? बेटा मूवमेंट नहीं कहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं कहा हूं मैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहा है. बेटा पेपर के हिसाब से लिखना है. आपके दिमाग में क्या मशीन है वो नहीं लिखनी है. पेपर वाले को जो अल्फाज चाहिए प्लीज वो बताइए मुझे. आप मूवमेंट इंक्रीज करेंगे वो नंबर नहीं देगा, आप एनर्जी इंक्रीज करेंगे तब भी नंबर नहीं देगा, आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे तब भी नंबर नहीं देगा. वो आपको नंबर तब देगा जब आप एग्जैक्ट बात लिखेंगे जो उसको चाहिए. एग्जैक्ट बात क्या चाहिए? टेम्परेचर इंक्रीज करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होती है. ये लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, अदरवाइज जो मर्जी है तीर मारने वो नंबर नहीं देगा. हाँ, इसके बाद आप एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होती है, ये लिखें या ना लिखें. क्यों? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स और एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एक ही तरह की चीज है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक आधी बात लाजमी लिखनी है. इसके ज्यादा होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा बोले या फ्रीक्वेंसी ऑफ, ज्यादा बेहतर है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजंस
जो है वो बल्कि दोनों लिखें, पहले लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरल कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होंगे। उसके इंक्रीज होने से अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ज्यादा होती है या रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, दोनों में से कोई भी एक बात ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब रह ये गया था, हमने रेट ऑफ रिएक्शन के साथ तो मैंने टेम्परेचर वाला इफेक्ट आपको पढ़ा दिया था, क्या नहीं पढ़ाया था? जब हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन की एक फाइनल स्टेज है, जबकि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स वो क्या हो जाते हैं, वो कांस्टेंट हो जाते हैं। एंड यू नो कोई मजीद तब्दीली इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स नहीं आ रही होती है, तब हम कहते हैं जनाब साहब बस अभी एंड हो गया। एट दिस स्टेज अगर क्या किया जाए, अगर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स बढ़ाई जाए तो क्या होगा जी, आप बताएंगे। हाँ, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट वाली साइड पे शिफ्ट हो जाए। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स है क्या होगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक हो गया ना। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? एनिमल रेजर है जी, बताओ। मैंने तो पढ़ाई नहीं, आप कहां से जवाब देंगे? चलो पढ़ लेते हैं, एक अच्छी बात है। H2 gas reacts with CO2 gas, undergoes a reversible reaction, produces H2O gas plus CO gas, and the reaction has a delta H of plus 41.2 watt. हमने कल पढ़ा था कि जब भी कहीं पर डेल्टा एच का जवाब लिखा होगा वो कैसे लिखा होगा, वो किलो जूल पर मोल में ही लिखा होगा। अब ये किलो जूल पर मोल में एक वैल्यू लिखी है और मैं इसका सिर्फ क्या देखना चाहता हूँ, प्लस है कि माइनस है। अब अगर ये प्लस है, आई नो कि प्लस का मतलब क्या होता है। अब एक सवाल है, कौन एंडो है, आगे वाला एंडो है कि पीछे वाला एंडो है? प्लस कहां लिखे, प्लस उस साइड पे लिखा है, तो अगर प्लस उस साइड पे लिखा है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन कौन है, एंडो है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैथ्स। मैथ्स कौन सी? इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशंस। एक तरफ यहां कोई चीज प्लस हो, वही चीज अगर मैं उधर ले दूं तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब अगर यहाँ पे डेल्टा एच प्लस है तो यहाँ पे डेल्टा एच, मतलब फॉरवर्ड वाला रिएक्शन एंडो है तो बैकवर्ड वाला, खैर अभी करूंगा नहीं ऐसे, लेकिन जस्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यू शुड नो कि अगर इधर डेल्टा एच पॉजिटिव तो ये कौन है, ये वाली साइड एंडो है। और आपने असूल क्या पढ़ा अभी? आपने असूल ये पढ़ा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक साइड ऑफ द रिएक्शन। तो क्या होता है इस वक्त, क्या सवाल है, प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन दिस रिएक्शन। क्या जवाब दो? पहले दूंगा बेसिक आर्गुमेंट, वो क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जवाब लिखें स्पेस के अंदर, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स क्या, increase in temperature favors the endothermic side of the reaction। इस वक्त कौन है endothermic side? इस वक्त कौन endothermic? That is forward, that is forward in this case, that is forward in this case। So क्या लिखूं? So the position of equilibrium will shift to the, so the position of equilibrium will shift to the right hand side, so the position of equilibrium will shift to the right hand side। So the position of equilibrium will shift to the right hand side। यहां तक अगर कोई मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। Anyone? I hope मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस एग्जांपल के थ्रू मैं समझा चुका हूँ। क्यों छोड़ा था उस वक्त मैंने इस एग्जांपल को? जस्ट बिकॉज मैंने तब आपको एंडो और एक्सो का मीनिंग नहीं पढ़ाया था। अभी मैंने आपको क्या कर दिया, मैंने एंडो और एक्सो दोनों का मीनिंग, आगे आगे बैठो बेटा, आगे आगे बैठो, पहले बैठो। जब मैंने आपको एंडो और एक्सो का मीनिंग जो है वो पढ़ा दिया है, आपको मालूम है कि पूरी कैलकुलेशंस करा दी हैं, दो डिफरेंट तरीके की कैलकुलेशंस की हैं। कैन यू प्लीज टेल मी किस किस तरीके से हमने डेल्टा एच निकाला? एनीवन जी? गर्ल्स में से ईमान, आप बताओगी। जब हम केमिकल एनर्जेटिक्स की बात करते हैं तो जो डेल्टा एच की कैलकुलेशंस हैं, क्या चीज?
कौन से तरीके हैं डेल्टा एच कैलकुलेट करने के? आपने कैलकुलेटर लिया ना, आप बेशक खोल लें, नोट्स खोल लें, देख लें क्यूब की शक्ल उसकी देख लें। आपको कुछ याद आ रहा है कि हमने डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट किया है? सवाल में क्या क्या गिवन होता है? मोल्स वाली n वाली क्वांटिटी होती है, n is measured in moles. रेट ऑफ रिएक्ट उस अगले वाले काइनेटिक्स में सर जस्ट ROR, फिर इक्विलिब्रियम में इट्स POE, फिर एंथैल्पी चेंज में इट इज डेल्टा एच। इतना काफी है भाई, इससे और क्या आसान कर सकता हूं मैं कि खड़े में जो काइनेटिक्स का वर्ड, खड़े में जो एनर्जेटिक्स का वर्ड, खड़े में जो इक्विलिब्रियम का वर्ड, क्या वर्ड्स हैं? मोल्स वाले चैप्टर में जस्ट द स्मॉल n, स्पीड वाले चैप्टर में ROR, फिर POE और फिर डेल्टा एच। इसको निकालने का अपना एक तरीका है, इसको निकालने का अपना एक तरीका है, इसको निकालने का अपना एक तरीका है, इसको निकालने का, देखिए इसको मैंने ये फॉर्मूले से निकाले कि इसकी यूनिटी से सिखाया था, ये तो मैंने यूनिटी सिखाया है, ये मैंने यूनिटी से किया कि फॉर्मूला इसका कोई फॉर्मूला है, एनी चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी ओवर टाइम। ये सर ये तो क्वांटिटी नहीं है, तो सिर्फ राइट लेफ्ट है, ये क्या है? इसका भी एक फॉर्मूला है, h in माइनस। तो ये चार ना बेसिकली यूं समझे कि सर चार क्वांटिटीज पढ़ाई हैं आपने, चार मतलब चार कुछ चैप्टर नहीं पढ़ाया। वो आपको लगता होगा सर एक अलग चैप्टर है, दूसरा अलग चैप्टर है, तीसरा अलग चैप्टर है। मैंने आपको ना इस तरह की क्वांटिटी से ज्यादा मुश्किल क्वांटिटीज फिजिक्स के पहले चैप्टर में को 20 क्वांटिटीज पढ़ा दी थी मैंने आपको, ठीक है? तो अगर आपको क्वांटिटीज हैंडल करना आती हैं तो इनको हैंडल करना इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। इसको मसला इस बात से, तो यहाँ पे जाके ये फिजिकल केमिस्ट्री के जो पहले 4 चैप्टर्स हैं बेटा जी वो कंप्लीट होते हैं। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। चले अब आज फिर एक मसला हुआ है, आपके टाइम में मेरा वाला टेस्ट मेंशन नहीं किया गया, किया गया? नहीं किया गया। वैसे 1 बजे से 3 बजे का कुछ सीन बीच में चल रहा है, वहां क्या लिखा है? अच्छा वहां मैंने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री लिख दिया है। चलो तो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का मतलब है वो जो आखिरी पेज है ना, वो उसके लिए आई रिक्वेस्टेड सर जवाब जो लैब कंडक्ट करते हैं, लैब्स पढ़ाते हैं, रिएक्शंस की क्या पढ़ाने की कोशिश की जाती है। पहले बेसिक्स डेवलप होती है कि यार ये एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, एटम क्या है, आयन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, लूज कौन करेगा, गेन कौन करेगा, शेयर कौन करेगा। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो वहां से मेटल कौन बनेगा, नॉन मेटल कौन बनेगा, यू नो क्या। तो वो करते करते हमने इधर इस तक खुद को पहुंचाने के लिए पहले बेसिस पढ़ानी होती है। तो अगर मैं कहूं कि इन चारों चीजों का असल मकसद क्या है, इन चारों चीजों का मकसद क्या है सर जी? इन चारों चीजों का बेसिकली मकसद है केमिकल रिएक्शंस। क्या मकसद है जी? अच्छा और केमिकल रिएक्शंस में ज्यादातर क्या इन्वॉल्व होता है, मतलब मेजॉरिटी रिएक्शंस में बल्कि काम करते हैं? प्लीज टेल मी। इधर लिखो, इधर। अगर मैं कहूं केमिकल रिएक्शन में पहला एलिमेंट जो है वो मेटल है और दूसरा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल है, आपकी बेसिक केमिस्ट्री क्या कहती है? मेटल के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, क्या करेंगे? नॉन मेटल के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। इसमें किसको मसला है? मेटल के एलिमेंट्स, मेटल एलिमेंट के अंदर जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, नॉन मेटल के एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और एक कैटाइन बनाएगा और एक एनाइन बनाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? इसका मसला इस बात से, अगर मैं कहूं जिसने लूज किया है उसने किया है खुद को ऑक्सीडाइज, जिसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? लूज किए, उसने किया खुद को क्या? और जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए उसने खुद को किया रिड्यूस। तो ओवरऑल क्या हुआ? रिडॉक्स। इसका मसला इस बात से, एक आपने कहा मेटल का और नॉन मेटल का अगर रिएक्शन कराएं, मुझे उम्मीद है आपने मेटल्स के और नॉन मेटल्स के ढेर सारे रिएक्शंस पढ़े होंगे। मेटल के एटम्स क्या करना चाहते हैं, इसमें किसी को डाउट है? मैं जस्ट उसका एक नाम रख देता हूँ कि अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा हो, लूज कर रहा हो, तो आपको उसका प्रोसेस का नाम क्या रख देना चाहिए? ऑक्सीडेशन रख देना चाहिए। क्या नाम रख देना चाहिए? और अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा हो तो आपको उस प्रोसेस का क्या नाम रख देना चाहिए? रिडक्शन नाम रख देना चाहिए। अच्छा तो फिर ओवरऑल रिएक्शन का क्या नाम रख देंगे? ओवरऑल रिएक्शन का नाम रिडॉक्स रख दें। तो फिर तो आप कहेंगे सर जी फिर तो आधे से ज्यादा केमिस्ट्री में
हर एक बंदा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, दूसरा बंदा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है। तो क्या आप ये कहेंगे कि एक बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा बंदा रिड्यूस हो रहा है और ओवरऑल रिडॉक्स हो रहा है? जी हाँ जी, मैं यही कहूंगा। किसी मसला इस बात से? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? केमिस्ट्री में चल रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। चाहे बात की जाए बेसिक केमिस्ट्री की, चाहे बात की जाए इनऑर्गेनिक की, चाहे बात की जाए ऑर्गेनिक की, चाहे बात की जाए फिजिकल की, उन सब का लेना देना किसके साथ है? सर जी, हर केमिस्ट्री में हर चीज का लेना देना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस के साथ है। किसके साथ है जी? केमिकल रिएक्शंस के साथ है। और केमिकल रिएक्शंस को मैं इस वक्त एक बड़ा जनरल कैटेगराइज करने लगा हूं। क्या उसकी जनरल कैटेगराइजेशन है रीडॉक्स रिएक्शंस। क्या जनाब साहब? मैं उसका नाम रखने लगा हूं रीडॉक्स रिएक्शंस। नॉर्मली आप कहते होंगे सर आपने पहले कहा था एडिशन रिएक्शंस, वो किसी और सेंस में कहा था। किस सेंस में? कि दो एलिमेंट्स ऐड होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। फिर मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उसका क्या सेंस था? मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। फिर कहा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इसका कैटायन उसके एनायन के साथ, उसका कैटायन इसके एनायन के साथ। बल्कि उसको मैंने कहा ये लफ्ज मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैंने उसको किससे रिप्लेस किया? प्रेसिपिटेशन से। जनाब साहब दो सॉल्युबल सॉल्ट्स मिक्स करेंगे और एक पता नहीं सॉल्युबल होगा और एक, अच्छा एक ये सेंस आ गया था। फिर था डीकंपोजिशन वाला सेंस, सर जी किसी बड़े कंपाउंड को हीट करेंगे क्या करेगा? छोटे कंपाउंड में टूट जाएगा। इसमें किसको मसला? जैसे डीकंपोजिशन से कुछ याद आ रहा है, उधर भी एक लफ्ज लिखा था हमने, उधर हमने लिखा हुआ था थर्मल डीकंपोजिशन, हीट करके तोड़ेंगे। कैटालिटिक डीकंपोजिशन, कैटलिस्ट डाल के तोड़ेंगे। और एक लफ्ज था इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। तो ये आज का लेक्चर उधर लेके जाऊंगा कि मैंने कंपाउंड तोड़ना है क्या करके? बिजली पास करा के। अब खैर बिजली पास करा के कंपाउंड तोड़ूंगा मैं कैसे, वो तो मैं चैप्टर के एंड पे जाके तोड़ूंगा। अभी तो मैंने चैप्टर का आगाज करना है और मैं आगाज में इलेक्ट्रो के साथ इलेक्ट्रिसिटी की कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री की कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और केमिस्ट्री की जो टर्म्स मैंने एक्सप्लेन करनी है, जस्ट नाम नया है, कहानी पुरानी है। नाम क्या नया रख दिया मैंने? केमिकल रिएक्शंस का क्या नाम रख दिया? रीडॉक्स रिएक्शंस। क्या नाम रख दिया? व्हाट इज मीन बाय रीडॉक्स रिएक्शंस? रीडॉक्स में रेडॉक्स क्या कहना चाहिए इसको? रीडॉक्स की बजाय रेडॉक्स कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? क्यों जी रेडॉक्स क्यों कहना चाहिए? सर रेड एक अलग वर्ड है, ऑक्स एक अलग वर्ड है, तो दो वर्ड्स। कितने वर्ड्स हैं? दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक वर्ड है इसके अंदर रेड और एक वर्ड है इसके अंदर ऑक्स। रेड ऑक्स रिएक्शंस, रेड ऑक्स रिएक्शंस। ये जो रेड ऑक्स रिएक्शंस हैं, व्हाट इज मीन बाय दिस रेड? रेड का पूरा वर्ड क्या है? रिडक्शन। ऑक्स का पूरा वर्ड क्या है? ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, वैसे तो आपने ऑक्सीडेशन का वर्ड पढ़ा है। जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा था तो आप उसको क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इस वक्त वो, वैसे तो वो भी ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल है, 100% है। अभी ना मैं आपको मालूम है कि मैं इलेक्ट्रो के साथ जोड़ूंगा बातों को, तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जोड़ना है बातों को। क्या करना है जी? मैंने सारी टर्म्स तो नहीं पढ़ानी, दोबारा बताता हूँ जी। वहां मैंने सब मिटा के क्या किया? मुझे क्या पढ़ाना है? केमिकल रिएक्शंस। यहां भी मैं सब मिटा के क्या कर, मुझे क्या पढ़ाना है? इलेक्ट्रिसिटी में क्या? इलेक्ट्रिकल चार्ज पढ़ाना है सिर्फ। इलेक्ट्रिकल चार्ज किस चीज पर होता है? बताइए जनाब साहब, इलेक्ट्रिकल चार्ज किस चीज पर है? इलेक्ट्रॉन्स पर। किस पर है जी? इलेक्ट्रॉन्स पर। सारी की सारी केमिस्ट्री ही किस पर बेस करती है? सारी की सारी केमिस्ट्री ही इलेक्ट्रॉन्स पर बेस करती है। किस पर बेस करती है? इलेक्ट्रॉन्स। कुछ चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं? मेटालिक एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। कौन से एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं? नॉन मेटालिक एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उनकी हो रही होती है ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उनकी हो रही होती है रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या सीन है जी? इलेक्ट्रॉन्स आर, या तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है,
इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन्स का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब जो यहाँ भी दो कॉलम्स बने हुए और यहाँ पे भी क्या हुआ है जी, यहाँ पे भी दो कॉलम्स बने हुए हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इलेक्ट्रिसिटी में से जो अल्फाज मैंने निकाले हैं और केमिस्ट्री में से दो अल्फाज मैंने निकाले हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदार है जी? इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उधर एक वर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन। इधर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए यहाँ पे लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जाता है, रिडक्शन। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांट यू टू राइट ऑन द पेज का हेडर। दिस इज व्हाट आई वांट यू। वैसे आपने बहुत कुछ लिख दिया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा किए अच्छा किए। तो अल्टीमेटली मैं किस नतीजे पर पहुंचा, इलेक्ट्रो का वर्ड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी में से क्या वर्ड समझाना है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। और इलेक्ट्रिकल चार्ज किस चीज पर है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स पर भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है और प्रोटॉन्स पर भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है, लेकिन आपको मालूम है कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो नालूज होते हैं ना, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, वैलेंस शेल वाले क्या करते हैं, वहां पर लॉस वाला सीन भी चल रहा है, वहां पर गेन वाला सीन भी चल रहा है। तो यू नो व्हाट, ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला सीन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला सीन है, ये काम करता हूं, एक वर्ड सिखाने की कोशिश करता हूं। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली क्या, इट इज एक्चुअली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इज क्या जी, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसी तरह यहां पर अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, यहां लिखूंगा तो मैं लिखूंगा जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं, बताएं जनाब साहब। व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन को कहते हैं सर। व्हाट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन को कहते हैं। हेलो जी, उधर से भी एक ही मतलब है, इधर से भी वही मतलब है। इधर से घूम के निकालूंगा तो पहले इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करूंगा, बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलूंगा। वहां से बात को डेवलप करूंगा तो पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलूंगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन्स का रिलेट करूंगा। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एक परेशानी मैं बता देता हूं सर जी, मतलब मैं जब आई वाज योर एज तो मुझे ना ये थोड़ा याद करने में अक्सर प्रॉब्लम हो जाती थी, मुझसे मिक्स ही हो जाता था कि ऑक्सीडेशन मैंने लॉस को बोलना है कि रिडक्शन मैंने लॉस को बोलना है, गेन को ऑक्सीडेशन बोलना है कि गेन को रिडक्शन बोलना है। तो क्या किया जाता है, अक्सर टीचर्स जो है वो क्या करते थे, कोई वर्ड्स लिखवा देते थे कि ताकि रटा लगाने में थोड़ी आसानी हो कि किस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलना है और किस प्रोसेस को रिडक्शन बोलना है। वो क्या अल्फाज है ना साहब, देयर इज दिस वर्ड ऑयल, OIL, O for oxidation, I for is, L for loss, oxidation is loss of electrons। तो ऑयल का वर्ड दिमाग में रखकर क्या याद हो जाता है, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ऑयल है निकलता कहां से, क्रूड ऑयल कहां से निकलता है, रिग में से। मतलब ये जो नहीं जो जहां पे ऑयल निकालने वाला प्लांट लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, रिग। व्हाट इज रिग, R is reduction, I is gain। तो आई होप अगर आप ऑयल रिग याद कर लें, ऑयल और रिग से क्या याद हो जाएगा, ऑयल इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई थिंक इस सारी कहानी को कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है याद करने के लिए क्या कर लीजिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, तो क्या वर्ड है जी, OIL। ऑक्सीडेशन इज क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, oxidation is क्या, loss of electrons, OIL। oil का word is for oxidation। and then what is this reduction, reduction is gain of electrons, reduction is gain of electrons। so the word जो याद करना है reduction के लिए is क्या, rig। अब आप क्या याद करते हैं, reduction is rig, reduction is gain of electrons। oil rig, rig oil, oil rig जो मर्जी करें भाई, अगर आपको वर्ड ये ऑयल का वर्ड याद रखेंगे, रिग का वर्ड याद रखेंगे, तो कभी जिंदगी में भी क्या होगा, आप नहीं भूल पाएंगे कि ऑक्सीडेशन किसको कहना है और रिडक्शन किसको कहना है। ऑक्सीडेशन किसको कहना है जी, ऑयल को कहना है, किसको कहना है, ऑयल से क्या बनता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन किसको बोलना है, रिग किसको बोलना है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप ये दो वर्ड्स याद कर लें तो किसको ऑक्सीडेशन कहना है किसको रिडक्शन कहना है बड़े ही आराम से याद हो जाता है, कोई मुसीबत हमें इस बात में नहीं होती है। किसको ऑक्सीडेशन कहना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को,
इसको रिडक्शन कहना है जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब जो मैं बोल रहा हूं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन समझाने के लिए मेरे दिमाग में चल रहा है ऑयल, ऑक्सीडेशन लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन समझाने के लिए मेरे दिमाग में क्या आ गया? रिग। तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दो लफ्ज आ जाए, अब आप रटर लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारी केमिस्ट्री में हमने बहुत सारी चीजों को याद करने के लिए क्या किया है, पता नहीं क्या क्या रटे मारे हैं। कभी एमआरआई किया है, कभी पीसीसीपी किया है, कभी क्या बोलते हैं जिंदगी के ऑल काम फुल फ्लैश निभाना किया है, कभी www.bgr किया है जी, कभी एजेड पीपल के साथ कुछ किया है, कभी किंग नेपच्यून लेकर आए हैं। पढ़ा हम केमिस्ट्री रहे हैं, पता नहीं साथ में केड़े केड़े फलसफे हमने पढ़े हैं। बहरहाल इन तमाम फलसफों का मकसद क्या था? केमिस्ट्री में देयर इज सम पार्ट ऑफ लर्निंग, देयर इज सम पार्ट ऑफ मेमोराइजिंग। वो जो मेमोराइजिंग वाला काम है, अब उसको इससे ज्यादा बेहतर कोई तरीका नहीं है कि मेमोराइज करने के लिए क्या किया जाए, कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर लिए जाए जिन लफ्जों से क्या हो जाए कि सर जी हमें हिंट मिल जाए कि मैंने रटा कैसे मारना है। और आई डोंट थिंक कि इसके अलावा इससे ज्यादा और कुछ मैं मजीद आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। क्या बता रहा हूँ? क्या होता है? ऑयल और रिग, बस ऑयल रिग। ऑयल क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस। रिग क्या होता है? रिडक्शन इज गेन। अब्दुल्ला साहब क्या होता है? क्या वर्ड्स होते हैं? ऑयल क्या होता है? कुकिंग ऑयल। फिर क्या है? अरे बात, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिग क्या होता है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो इस तरह से वो भी कहता होगा सर काश की सारी केमिस्ट्री ऐसी हो जाए, आप ऑयल को पढ़ाएं, फिर रिग को पढ़ाएं, फिर पेट्रोल पढ़ाएं, फिर मोटरसाइकिल पढ़ाएं, फिर गाड़ी पढ़ाएं, तो इसी तरह से सारे लफ्जों को पढ़ाएं और मैं बस ये लफ्ज याद कर लूं और केमिस्ट्री हो जाए। ऐसा नहीं होगा। ऐसे सिर्फ 2-3 लेक्चर में होगा। कहते सर इतनी आसान है तो सारी ऐसा आसान कर दें। ये क्या होता है? एजेड पीपल हैव कफ हैं सर, बड़े बुजुर्गों को खांसी हो सकती है, इसका मतलब ये होता है। फिर इसका मतलब क्या है? सबर करो भाई, सबर करो, सबर करो। एलिमेंट्स के नाम याद करने के लिए हमने किया था। कौन कौन से एलिमेंट्स के नाम है इसके अंदर? एजिड, आयरन, पीपल, पैलेडियम, हैव, हाइड्रोजन, कफ, कोबाल्ट। फिर हाँ भाई, एजिड आयरन होता है। हाँ, एजिड के पहला है ए और दूसरा है जी। व्हाट इज ए और जी? ए जी किसका सिंबल है भाई? सिल्वर। किसका सिंबल है? पीपल, पी और बी। इट इज पी बी किसका सिंबल है? लेड। हैव इज एच, इट्स नॉट हाइड्रोजन, इट्स एच जी, मर्क्यूरी। कफ, कफ वाज सी यू। व्हाट वाज दैट? मेहरबानी करेंगे भाई, अभी भी आपने वैसे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये जुमला किस काम आता है हमारे? वो भाई को एलिमेंट्स का नाम नहीं पता तो किस काम आता है? अब ये क्या होगा? ये काम आता है किसी क्लोराइड्स की। किस चीज के लिए? उनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए। सॉल्युबिलिटी का असूल है जनरली सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर, ये 4 एक्सेप्शंस हैं। एजेड पीपल हैव कफ वाली। भाई को किंग नेपच्यून से मुलाकात की कभी आपने? जानते हैं आप उन्हें? वो किस काम आते हैं? किंग नेपच्यून का पता है किस काम आते हैं? मैंने पढ़ा दिया। जैसे एक छोटी सी डेफिनेशन और रह गई है। ये जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो मुझे चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है ना। कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। उस चार्ज को कहते हैं क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई बताएगा? आज बताएंगे क्यों कहते हैं उसको ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आगे चली जाती है। क्या जाती है? अगर आपको याद हो तो मैंने सबसे पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया? वैलेंसी। और वैलेंसी का मतलब था इलेक्ट्रॉन्स लूज कितने होंगे। अगर एक लूज होगा तो चार्ज क्या आएगा? 1+। 2 लूज होंगे तो चार्ज क्या आएगा? 2+। 3 लूज होंगे तो चार्ज क्या आएगा? तो ये जो लूज होने से क्या हो रहा है? 1+, 2+, 3+। लूज होने से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? क्योंकि उसका उस लूज होने का नाम ही क्या है? लूज होने का मतलब ही क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। और अगर गेन करोगे तो मुझे बता सकता है इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं चार्ज क्या आता है? 1-, 2-, क्या हो रहा है?
कम होने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिड्यूस होना। क्या होना? तो कुछ मीनिंग रिलेटेड है कि ऑक्सीडेशन जब हो रही होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही होगी, जब रिडक्शन हो रही होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही होगी। ऐसे ही होता है ना? ये मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। आई होप आपको मैंने 1 + 2 + तो पढ़ाया हुआ है। लूज होने से 1 + 2 आता है, गेन होने से 1 - 2 आता है। तो जब 1 + 2 आता है तो हम कहते हैं कुछ आगे जा रहा है। 1 - 2 आता है तो कुछ पीछे जा रहा है। क्या आगे जा रहा है, क्या पीछे जा रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट आगे जा रही है या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो सर ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन मतलब कम। क्या कम हो रहा है? ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है। एक मतलब और लिखेंगे आप, क्या? इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट हो रहा है, रिडक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट हो रहा है। आई थिंक ये वाली स्पेस आपके पास ना, जिस पेज पर आप हैं उधर हेडर पे नहीं है, तो कॉपी शॉपी निकाल के वहां ये सारी बात लिखें, वहां स्केच बनाए आप, वहां ये वाला स्केच बनाए। अगर तो इस पेज पे बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो थोड़ा नीट करके, बल्कि नहीं ये बनाया आपने कहीं ना कहीं। कहाँ? मुझे लगता है जब मैंने आपको शुरू में वैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट बताई थी, आई थिंक मैंने वहां पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखवाया हो। नहीं, अभी लिखवा दिया। बात वही है, जस्ट नाम अभी लिखवाए, टॉपिक चेंज। तो जो टॉपिक कोई आपको नया लग रहा है, बातें कोई नई लग रही है, सिर्फ क्या नया लग रहा है? नाम नया लग रहा होगा कि आपने सर वो जो लॉस वाला प्रोसेस है उसका नाम क्या रखती है? ऑक्सीडेशन। जो गेन वाला प्रोसेस है आपने उसका नाम क्या रख दिया? रिडक्शन। और आपने याद करने के लिए क्या बोल दिया? ऑयल एंड रिग। और एक तो याद करने के लिए ऑयल रिग बोला है, समझाने के लिए क्या बोला है? समझाने के लिए आपने बोला ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर जाएगी, रिडक्शन होगी तो रिडक्शन वाली स्टेट, मतलब रिडक्शन वाली स्टेट क्या थी? ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जा रही होगी। तो ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, रिडक्शन मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर कोई सवाल है तो रेज योर हैंड्स। है, लिंक है, बिल्कुल है। और मैं अगर रिएक्शन लिखवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि जब ऑक्सीजन से जिस किसी का भी रिएक्शन होता है, सुने जरा गौर से बात। अब उन्होंने सवाल पूछा, बहुत गौरतलब सवाल है, कहते सर ये जो ऑक्सीडेशन है क्या इसका ऑक्सीजन से लिंक है कि नहीं? 100% लिंक है। मैं तो आज से पहले तक तो लिंक सारा ऑक्सीजन के साथ ही डेवलप करता आया हूं कि जब भी किसी का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, आपको याद है एल्कानॉल का रिएक्शन किया था ऑक्सीजन के साथ, तो क्या कहा था उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या कहा था? ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर मैं कहूं जी सोडियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या हो रहा है बच्चों? वो कहते हैं सर ऑक्सीजन के साथ लिंक है कि नहीं? गौर से सुनिए, अगर मैं कहूं सोडियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा क्या? क्या बनेगा जी? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों? सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, जब सोडियम ऑक्साइड बनेगा तो प्लीज टेल मी ऑक्सीजन क्या करेगी और सोडियम क्या करेगा? ऑक्सीजन लूज करेगी, ऑक्सीजन गेन करेगा। सोडियम क्या करेगा? तो जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्सीडाइज होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सोडियम ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्सीडाइज होगा, मतलब सोडियम को इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। हाँ, ऑक्सीजन को खुद क्या होगा? ऑक्सीजन औरों को क्या कराती है? तो खुद को क्या कराती है? खुद को रिड्यूस कराती है। वो औरों को क्या करती है? कोई और उससे रिएक्शन कर जाए तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। नो क्या सिचुएशन है और क्या नहीं, बहुत से सुनेंगे। सोडियम का सिंबल क्या है? ऑक्सीजन का सोडियम क्या बनाएगा खुद को? 1+। वो क्या बनाएगा? 2-। कंपाउंड क्या बनेगा? Na2O। ओके, तो सोडियम को पहले क्या सीन चल रहा था सोडियम के साथ? सोडियम पहले किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? इसने यहाँ पे कंपाउंड बनाया? नहीं बनाया। तो जब कंपाउंड नहीं बनाया तो अभी इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज, तो उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? 0। यहाँ ऑक्सीजन ने कोई कंपाउंड बनाया? नहीं, अभी इसकी क्या ऑक्सीजन स्टेट है? जब सोडियम ने कंपाउंड बना लिया है
तो यहाँ सोडियम का क्या सीन है, 1+ वाला सीन है। ऑक्सीजन का यहाँ कौन सा सीन है, 2- वाला सीन है। ओके, तो प्लीज बताइए कि सोडियम पहले था 0, क्या था पहले, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया 1+। प्लीज कॉपी पे जाए, मैंने एग्जांपल लिखवानी, कॉपी पे जाए, मैं 2-3 एग्जांपल्स लिखवाना चाहता हूँ। अपनी कॉपी पे जाए जी, हेडिंग देंगे ये वाली, ये जो ये हेडिंग चल रही है रीडॉक्स वाली, या यू नो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेडिंग दें, इलेक्ट्रिसिटी की हेडिंग दें, केमिस्ट्री की हेडिंग दें, इस तरह से टॉपिक डेवलप करूंगा जी मैं। और मैं कुछ एग्जांपल्स समझाना चाहता हूं कि किस किस एग्जांपल में किस किस को क्या क्या हुआ, किस किस एग्जांपल में किस किस को क्या क्या हुआ। चेक करते हैं जी। सोडियम प्लस ऑक्सीजन में सोडियम ऑक्साइड बना, किसी मुझसे रिएक्शन की सेंस तो नहीं पूछी, बैलेंस है, बैलेंस है। टू यहाँ रिएक्शन भी मैंने कभी ना कभी ये पढ़ाया होगा, बैलेंसिंग भी मैंने आपको इसकी कभी ना कभी कराई हुई है। मुझे इस वक्त अब आप इवन मैंने ये भी बताया है कि सोडियम पे 1+ है और ऑक्सीजन पे 2-। सिर्फ क्या नहीं बताया हुआ कि सोडियम को क्या हुआ है, ये भी पता है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, बस अब एक नाम रखना है। इस प्रोसेस का नाम क्या रखना है, सर सोडियम चला गया है 0 से किधर 1+ पर। अब आप इस प्रोसेस को क्या समझेंगे कि जब सोडियम 0 से 1+ पे चला गया है, तो अब इसके दो मतलब है। सर असल में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन लूज किए। अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, या फिर आप ये कहेंगे सर जी सोडियम का ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फिर इस प्रोसेस का नाम क्या होना चाहिए सर इसका नाम होना चाहिए ऑक्सीडेशन। अब आप पास 3 जुमले हैं, कितने जुमले हैं जी, आप या तो कहें कि सोडियम को क्या हो गया, क्या क्या सोडियम को क्या हो गया सर जी, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, या ये क्या थे, या सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई है, ये क्या थे, या फिर क्या कहें, या क्या सर सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप कर दें। रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि सोडियम की हुई है ऑक्सीडेशन, और जहां तक ताल्लुक है ऑक्सीजन की, व्हाट हैज हैपेंड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 0 से 2- पे गया है, तो एक काम क्या हुआ है, एक तो उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया, दूसरी चीज क्या की है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर दी है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट की है। मैं इसको क्या बोलूं, इसने क्या किया खुद को, इसने रिडक्शन की है। हेलो जी, इस एग्जांपल में अगर किसी के पास कुछ सवाल हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। होगा होगा, उसके अलावा नहीं पूछेंगे, इसमें से सवाल पूछेंगे, जो समझाता हूँ उसमें से सवाल पूछे ना, वो अच्छा है, सवाल आपके दिमाग में अच्छा है, मैं अगली एग्जांपल के तौर पे समझा सकता हूँ, लेकिन मैं भी जो लिख रहा हूँ इसमें से सवाल पूछेंगे प्लीज। एनीवन, नो, चलें अब आपके सवाल को इंक्लूड करता हूँ। कहते हैं सर जी सोडियम प्लस ऑक्सीजन के अलावा कोई और रिएक्शन बताएं, चलो बता देता हूँ। पोटेशियम प्लस क्लोरीन का पूछ रहे हो, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, its symbol is K, its symbol is Cl2, and the compound is K is actually 1+, Cl is actually 1-, तो K क्या बनेगा, it will be KCl this is KCl, balancing is this half। Please tell me this potassium का oxidation state reaction से पहले क्या है, रिएक्शन से पहले इस ऑक्सीजन स्टेट इज एक्चुअली 0। क्लोरीन का भी क्या होगा, जब कंपाउंड बना दिया है तो पोटेशियम ने एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स लूज किया होगा, क्या आया होगा उसके ऊपर। अच्छा ये हमेशा नहीं लिखते, ये जैसा भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, उसके ऊपर क्या आता है 1-। नाउ प्लीज टेल मी कि पोटेशियम का क्या सीन है, पोटेशियम ने आपको मालूम है क्या किया है। अब 3 जुमलों में से कोई भी एक बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, या तो बोले पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, या क्या बोले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर क्या बोले, या फिर बोले सर जी पोटेशियम ऑक्सीडाइज हो गया। ये जी बहशान साहब क्या सवाल है आपका,
क्लोरीन के बारे में कि क्लोरीन को क्या हुआ है, चेक करें जी क्लोरीन को क्या हुआ है। क्लोरीन 0 से 1 माइनस, क्लोरीन नॉन मेटल था, उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया। या तो ये लिख दें या फिर क्या किए, डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट आई है ये बोलते हैं, या फिर क्या हुआ है, सीधा सीधा बोलने से रिडक्शन हुई है। और ओवरऑल क्या हुआ है, रिडॉक्स हुआ है। ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल रिडक्शन को रिडॉक्स बोलते हैं। किसी को मसला है? अच्छा मैं ना एक और लफ्ज, ये लफ्ज मुझे लगता है मैंने पता कहाँ इस्तेमाल किया था, जब मैं वो कर रहा था आयरन की एक्सट्रैक्शन, याद है किसी को? आयरन की जब क्या की थी उन नोट्सों में मैंने 3 नाम लिखे हुए हैं। एक तरफ मैंने कहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रही थी, आयरन ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर रही थी, आयरन ऑक्साइड में से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रही थी, आयरन ऑक्साइड में से आयरन को रिड्यूस कर रही थी। अगर आपको याद हो मैंने कहा था मैं रिडक्शन का वर्ड दोबारा भी पढ़ाऊंगा, मैं जरा उस एग्जांपल को कैरी करना चाहता हूं। कौन सी एग्जांपल को जी? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आयरन कौन सा वाला, आई थिंक इट वाज आयरन 2 ऑक्साइड। आयरन 2 ऑक्साइड और क्या बनेगा, आयरन अलग हो जाता था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती थी। अगर आप इस रिएक्शन को मुझसे पूछेंगे तो जैसे CO प्लस FeO इट गिव्स यू Fe प्लस CO2। प्लीज टेल मी कि कहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे और किसी को नहीं समझाना, मुझे इस वक्त आपको आयरन समझानी है। क्या समझाना है जी? आयरन के बारे में बताएं, यहां आयरन पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां आयरन पर इस कंपाउंड के अंदर क्या है, 2 माइनस इस पर है तो इस पर 2 प्लस, इस पर क्या है आयरन पर 2 प्लस। यहां आयरन पर क्या है, वहां आयरन कंपाउंड था तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट थी, यहां आयरन कंपाउंड नहीं है, कौन है, एलिमेंट है। एलिमेंट पर क्या होता है, 0 होता है। इसमें किसी को मसला है? अब मेरा सवाल यह है प्लीज ये बताइए, बस ये समझा दीजिए कि आयरन के साथ क्या हुआ है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। क्या हुई है, 2 प्लस से 0 पे चलेगी ना, क्या बोलूं उसको, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसका मतलब क्या होता है, सर जी रिडक्शन हुई है। क्या हुआ, रिडक्शन हुई है आयरन की। क्या हुआ, रिडक्शन हुई है। और ये क्यों हुई होगी, सर जी आयरन ने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे, मे बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ हो। खैर मुझे सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्ट है तो इस वक्त किस वर्ड में इंटरेस्ट है, इस वाले वर्ड में। जी बच्चों आपको याद आ रहा है मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं क्या बोला था मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को डिस्प्लेस कर देगी ये बोला था, कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को एक्सट्रैक्ट कर देगी ये बोला था, कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को रिड्यूस कर देगी ये बोला था, ठीक है। और वहां एक्सट्रैक्ट कर देगी इसका मतलब आपको पता है, डिस्प्लेस कर देगी आपने कहा था सर वो कार्बन ऊपर है आयरन नीचे है, क्या था, किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस zealous फिशरमैन, केयरलेस ऊपर है फिशरमैन नीचे, दो केयरलेस फॉर कार्बन और फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड यू नो फिशरमैन इज फॉर आयरन। सो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड ने आयरन को क्या कर दिया, पहले हम बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के मुताबिक क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस कर दिया। क्या बोलेंगे, अच्छा, और क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्ट कर दिया। और अभी इस हिसाब से क्या बोलेंगे, रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। किसको मसला है इस बात से, एनीवन? अब ऑक्सीडाइज, अच्छा एक सवाल है वैसे, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज हुई है कार्बन, ये कैसे पता चलेगा, कार्बन के पास पहले एक अब मैं यहाँ पे फाते वाला सवाल लेकर आऊंगा, सर इसका ऑक्सीजन के साथ कुछ ताल्लुक है कि नहीं है, कार्बन के पास पहले थी एक ऑक्सीजन, अब कितनी होगी, तो जब ऑक्सीजन ज्यादा होंगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये तो कॉमन सेंस है ना, किसी के पास ऑक्सीजन पहले एक हो, थोड़ी देर बाद उसके पास 2 ऑक्सीजन आ जाए, क्या कहूं उसको, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीजन पहले एक था। ऐसे एक बात बताऊं आपको, इस पूरे रिएक्शन को मैं ऑक्सीजन के, मैं अगर ऑक्सीजन स्टेट ना भी समझाऊं
कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक ऑक्सीजन है, यहां अगर कितने हो गए, ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा हो गई, ऑक्सीडाइज हो गया। आयरन ऑक्साइड के पास पहले एक ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन आ जाने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन निकल जाने को क्या बोलूं, उसके निकल जाने को बोलूंगा रिडक्शन। किसका मसला है? तो इसका मतलब एक और भी है कि अगर मैं कहूं कि ऑक्सीडेशन का एक मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्रीड, दूसरा मतलब क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, एक और मतलब भी है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी के पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और अगर किसी से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, जैसे किससे रिमूवल हुआ है, आयरन ऑक्साइड में आयरन से ऑक्सीजन हटा दी गई, तो आयरन से ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई, इसको भी क्या बोलूं, रिड्यूस कर दी गई। क्या कर दी गई? ऑक्सीजन ऐड करना इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव, ये तो बड़ा उसका सिंपल मतलब है, ये तो उसकी बिल्कुल अंग्रेजी का मतलब है। यू ऐड ऑक्सीजन इट इज ऑक्सीडेशन, यू रिमूव ऑक्सीजन इट इज रिडक्शन। एनी प्रॉब्लम्स? मैंने ये थोड़ी कहा कि हमेशा यही होएगा मेरा भाई, मैं कह रहा हूं अगर ऑक्सीजन वाला रिएक्शन नजर आ रहा है तो वहां तो आपको ऑक्सीजन स्टेट चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां सीधे सीधे क्या देखें, वहां देखें जी ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो रिडक्शन हो गई। तो ये उस एग्जांपल में होगा ना। अदरवाइज जनरल एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स देखें, इलेक्ट्रॉन्स वाली ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। सो मैं अब ये डेफिनेशंस पढ़े, एक ऑयल रिग वाली डेफिनेशन आ गई, एक वो ऑक्सीजन स्टेट का इंक्रीज और डिक्रीज वाली डेफिनेशन आ गई, एक और क्या आ गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या करूं, रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन। तो मैं आपसे अब ये चाहता हूं कि आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कितनी डेफिनेशंस दिमाग में रखें, 3 हो गई हैं। कितनी हो गई? एक होगी ऑयल रिग वाली, ऑयल रिग वाली का क्या सीन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली। दूसरी क्या, वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज रिडक्शन, डिक्रीज रिडक्शन। फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज, इसको मसला है। आई थिंक बहुत कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर, पहले सिर्फ वो ऑयल रिग आ गया था, अब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन का वर्ड जहां जहां है हमने उसको ऑक्सीजन से लिंक कर दिया, ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन कम रिडक्शन। किसी मसला? इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड में भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, वो इसीलिए पता मैं क्या कर रहा हूं, आई एम थोड़ा सा रिलक्टेंट इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सप्लेन करने में, इसलिए मैं अब इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां से समझाऊंगा कि इसने क्या किया। इधर क्या समझाने की कोशिश करूं, क्या हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस गेन तो नहीं समझा सकता, ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी नहीं समझा सकता, क्या समझाऊं अभी, एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ वन मोर ऑक्सीजन हो गया है, पहले से एक था अब क्या हो गया, 2 हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो उसको क्या बोलूं, इसको बोलूंगा ऑक्सीडेशन हो गई है। तो इसकी हुई ऑक्सीडेशन, उसकी हुई, तो ओवरऑल क्या हुआ, रिडॉक्स। ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल हो गया रिडॉक्स हो गया। किसको मसला है इस बात से, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक आखिरी एग्जांपल लिखवाना चाहता हूं, कोई मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन लिखवाऊंगा, क्या करूंगा, मेटल्स का कोई एसिड के साथ, कौन सा मेटल है जी, मैग्नीशियम ले लेता हूं, बल्कि कैल्शियम लेता हूं, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज गैस, दिस इज एक्वियस, दिस इज एक्वियस, दिस इज सॉलिड जी। अब आपने मुझे बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन कौन रिड्यूस हुआ है, प्लीज टेल मी। कैल्शियम का क्या सीन है यहाँ, क्या ये एलिमेंट है ना, अगर ये एलिमेंट है तो उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 0। HCl में आपको मालूम है जब हम एसिड को पानी में डाल के एक्वियस बनाते हैं आयनाइजेशन होती कि नहीं होती, इसमें कौन सा H वाला कौन सा आयन है,
H का 1 पॉजिटिव वाला आयन है, Cl का कौन सा वाला आयन है? किसको मसला इस बात से? अच्छा, इस कंपाउंड में कैल्शियम पर क्या ऑक्सीजन स्टेट है? 2+ होगी, Cl पर 1-। यहाँ हाइड्रोजन एलिमेंट वाला है, H2 कंपाउंड है कि एलिमेंट है? एलिमेंट में क्या ऑक्सीजन स्टेट होती है? 0। अब आप मुझे बताएं किसको क्या हुआ, किसको क्या हुआ? समीर साहब आप बताएंगे कैल्शियम को क्या हुआ? पहले था 0, उधर नहीं देखना है यार, उधर देखना है, उधर देखो समीर, उधर क्या देख रहे हो? जवाब देख रहे हो? जवाब दिमाग में होना चाहिए। इधर देख के बताओ कि कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या हुआ है? ऊंचा बोलो। इंक्रीज हो, तुम्हारा देखने की कोई जरूरत नहीं है, इधर देखना है। निकम्मा पाना से देख ले भाई, तू पहले तो देख आगे। हाँ जी, आधे घंटे से जो समझा रहा हूँ वो दिमाग में फिट नहीं हो रहा, हो गया तो फिर उधर अंडे देख रहे हो, इधर देखो, देख ले तो सीधे देख के जवाब तो जवाब दे दो भाई, इतना मेहरबानी करो, सही दो गलत दो, जवाब दे दो। कैल्शियम क्या हुआ? 0 से कैसे चला गया? तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपको क्या नजर आ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ रही है कि ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। तो जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आता तो हम उसको क्या बोलते हैं? बस सिंपल, इतना सा वो जो आप पूरा देख रहे थे ये था कॉन्सेप्ट, वहीं से देख के बताया। ठीक है, पेपर में दिखा होगा, वहां पेपर में ना आसमान पे देखना कि नजर आ जाएगा, ठीक है? वैसे आ जाएगा, अगर आप पेपर में थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करके देखेंगे तो नजर आ जाएगा। क्या सर ने कहीं तो कुछ पढ़ाया आपको, जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ कहीं ना कहीं पेपर में मैं याद आ जाऊंगा, आपके आंखें खोल के मैं याद नहीं आऊंगा, कुछ याद ना आ रहा हो आंखें बंद करिएगा, आ जाऊंगा बता दूंगा। क्या बताऊंगा? ऑक्सीडेशन का मतलब कैसे बताऊंगा? ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बताऊंगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? सो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और Cl को क्या हुआ है? जी समीर साहब, Cl को जो पहले था बाद में भी तो ना ऑक्सीडेशन हुई है ना, फिर H को क्या हुआ है? H 1+ से 0 पे चला गया, 1+ से 0, 1+ से 0। तो जब कोई चीज 1+ से 0 पे चली जाए तो कुछ कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? क्या कम हुआ है? डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट हुई है। तो जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी रिएक्शन लिखा होगा आप इसी तरह चेक कर लेंगे किसको ऑक्सीडेशन हुई है किसको रिडक्शन हुई है, और ओवरऑल क्या हुआ है? रिडॉक्स हुआ है। जी बताइए। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के मैंने 3 जवाब दिए आपको, 3 ऑप्शंस दिए हैं। वो आप रिएक्शन देख के डिसाइड करोगे कि मुझे रिएक्शन में ऑब्वियसली पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज हुए कि गेन हुए हैं। ये ऑब्वियसली क्या पता चल रहा होगा? ऑक्सीजन स्टेट ऊपर गई है कि नीचे गई है। ये ऑब्वियसली क्या पता चल रहा होगा? ऑक्सीजन ऐड हुए कि रिमूव हुए। अब ये सवाल डिसाइड करेगा कि आप क्या करेंगे। देखिए वो जो आयरन वाला सवाल है उसमें क्या फीलिंग ऑब्वियस हो रही थी कि इसके पास कार्बन के पास पहले 1 ऑक्सीजन है बाद में 2 हो गए हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो गया है। आयरन के पास पहले 1 ऑक्सीजन है बाद में ऑक्सीजन है ही नहीं। आयरन के पास पहले 1 ऑक्सीजन था बाद में नहीं था तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो वहां ये वाला मतलब निकाल ले, वहां ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करने की जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे पोटेशियम और क्लोरीन में सर यहाँ पहले पोटेशियम 0 है वहां 1+ है तो ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा हो गई तो ऑक्सीजन स्टेट से जवाब दे दें। तो अब ये तो आपकी मर्जी है कि आपको किस सवाल में क्या समझ आता है। आपको अगर किसी सवाल में ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज डिक्रीज समझ आ रहा है वहां से जवाब दे दें। आपको किसी सवाल में ऑक्सीजन ऐड हो रही है कि रिमूव हो रही है ये समझ आ रहा है वहां से जवाब दे दें। और अगर आपको किसी सवाल में समझ आ गया कि किसने लूज किया किसने गेन किया है वहां से जवाब दे दें। ठीक है, जैसे आप मैंने तो आपको 3 ऑप्शंस दे दिए कि आप उन 3 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को कैरी करना चाहते हो और किसको नहीं कैरी करना चाहते। आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूं मैं समझा चुका हूं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? ठीक है। एंड यू नो व्हाट, अगर ये आपको इलेक्ट्रॉन का लूज समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन का गेन समझ आ गया है, ऑक्सीडाइज समझ आ गया है, रिड्यूस समझ आ गया है, रिडॉक्स समझ आ गया है, तो जो मैंने आगे चैप्टर पढ़ाना है उसमें जो उसने मुश्किल से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं वो तो सारे अल्फाज मैंने समझा दिए। ठीक है, जब अल्फाज मैंने सारे समझा दिए हैं तो एक काम करते हैं जनाब साहब अपने इस पूरे टॉपिक पर जाने की कोशिश करते हैं। जब साहब जरा बोर्ड मिटा दीजिए प्लीज। हमने कहा जी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो रहा होगा किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट में
कमी आ रही होगी, फिर हमने कहा जी ऑक्सीजन भी बीच में कहीं इन्वॉल्व होगी, तो वहां से भी आप हिसाब लगा ले। खैर आपने कहां से हिसाब लगाना है उसकी जितनी एग्जांपल्स देनी थी मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी। मैं अब मजीद रिडॉक्स वाली एग्जांपल नहीं देना चाहता। हाँ, मुझसे भी ब्रेक में पहचान साहब ने एक सवाल पूछा है, पहचान साहब जरा वो सवाल दोबारा पूछेंगे। कहते हैं सर जी आप जब इतने ढेर सारे एग्जांपल्स में इलेक्ट्रॉन्स का गेन समझा रहे हैं या लॉस समझा रहे हैं कि एक ने लूज किया दूसरे ने गेन किए, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर समझा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट समझा रहे हैं, तो क्या आप इस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल करंट नहीं हो सकता? यही तो मेरा चैप्टर है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रॉन, अगर एक बंदा लूज कर रहा है दूसरा बंदा गेन कर रहा है, तो लूज और गेन के कॉन्सेप्ट में जब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा होगा, तो इसमें क्या कोई इलेक्ट्रिकल करंट का कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? वोल्टेज वाली सीन आएगी कि नहीं आएगी? बैटरी वाला कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? तो बेटा यही तो मेरा अगला चैप्टर है, यही तो मेरा अगला चैप्टर है कि मैंने अभी तक आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन समझाया, लूज करना समझाया, गेन करना समझाया। अब मैं क्या समझाऊंगा? अब मैंने प्रॉपर इलेक्ट्रिकल करंट या प्रॉपर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या उसकी रेजिस्टेंस या सर्किट या इस तरह की सारी कहानी समझाने की कोशिश करनी है। उस कहानी के लिए अब मैंने नाम क्या रखना है? अब नाम है चैप्टर का क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बजाय इलेक्ट्रोलिसिस। हेलो जी, जब वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था तो मैंने उसमें से क्या निकालने की कोशिश की? मैंने उसमें से रिडॉक्स का मतलब निकाल दिया। अब अगला वर्ड क्या लिखा आपके पास? नोट्स में जाएं। अगला वर्ड क्या लिखा है? इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रोलिसिस में वंस अगेन फिर मैं वही काम करूंगा, मैं इसकी टांगे तोड़ूंगा, दो लफ्जों को तोड़ दूंगा और तोड़कर अलग अलग करूंगा। कौन कौन से लफ्ज है जी? इलेक्ट्रो अलग वर्ड है। असल में जब भी आपको किसी वर्ड की मीनिंग डेवलप करनी है तो उस वर्ड को तोड़ देना चाहिए, तोड़कर उसके दो पार्ट्स कर देने चाहिए और देखना चाहिए कि इलेक्ट्रो का वर्ड कहां से निकला है और लिसिस का वर्ड कहां से निकला है। प्लीज टेल मी, इलेक्ट्रो का वर्ड कहां से निकला है? इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी से निकला है? लिसिस ये लफ्ज निकला कहां से? ब्रेक डाउन। नॉर्मल जिंदगी में कभी लफ्ज इस्तेमाल किए? लिसिस है? कौन सा लिसिस? एनालिसिस। अच्छा एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस। अगर मैं कहूं मैंने पैरालिसिस सुना है, पैरालिसिस ये क्या होता है? पैरालिसिस, पैरा टांगे, लिसिस गई, पैरालिसिस वो टांगे गई, तो आई थिंक पैरालिसिस को फालिज वालिज होता है, टांगे फारिग हो जाती है, पैरालाइज हो जाता है। अब वो बॉडी के किस पार्ट को होता है वो तो चलो खैर अलग बात है। आई बिलीव ब्रेक डाउन या खराब होना, टूट जाना, उसके लिए कहीं वर्ड लिसिस इस्तेमाल करते हैं। खैर पैरालिसिस को माने बोलिए, बस सिंपल है भाई। लिसिस का मतलब क्या है? टूट जाना। इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके लिसिस करना मतलब ब्रेक डाउन करना। किसका ब्रेक डाउन करना जी? किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन करना। मैंने क्या करना है? बिजली इस्तेमाल करनी है और कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है। ये कंपाउंड को ब्रेक डाउन आपने पहले भी कभी किया था, हीट इस्तेमाल करके। उसको क्या कहते थे? थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर आपने कैटलिस्ट इस्तेमाल करके किसी को ब्रेक डाउन किया था, उसको कहते थे कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके किसी को ब्रेक डाउन करूं तो उसको ज्यादा बेहतर नहीं क्या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है? तो इलेक्ट्रोलिसिस का असल में मीनिंग क्या है? इसका असल में मीनिंग है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या आपने कंपाउंड को तोड़ना है, आपने कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है। क्या इस्तेमाल करके कंपाउंड को क्या करना है भाई? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट करना है। क्या इस्तेमाल करके? बिजली इस्तेमाल करके। किसी भी कंपाउंड में से बिजली गुजारेंगे और बिजली गुजारकर उस कंपाउंड को क्या करेंगे? उस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू क्या? इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। क्या जनाब साहब?
जिन एलिमेंट्स से वो कंपाउंड बना था, हम कंपाउंड को वापस क्या कर देंगे, हम उसको वापस उसके एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन या breakdown of an ionic compound into what? Into its constituent elements after क्या? या by क्या? By passing electricity through it. किसको मसला जी? लफ्ज क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। या लफ्ज क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। मतलब क्या है? Breakdown of an ionic compound into what? Its constituent elements by what? By passing electricity through it. तो you know क्या डिफाइन किया जाएगी? इसको डिफाइन करने के लिए they defined by the breakdown of क्या? Of an ionic compound. The breakdown of a compound. अब मैं ionic तो भी देख रहा जनरल का of a compound into क्या? Into its constituent elements. Into its constituent elements by what? By passing electricity through it. By passing electricity through it. जी क्या करना है मैंने? ब्रेक डाउन करना है कंपाउंड का into its constituent elements by passing electricity through it. अब मुसीबत ये है कि किस कंपाउंड का ब्रेक डाउन करना है, ये सबसे पहला सवाल है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करनी है, ये दूसरा सवाल है। बल्कि दोनों एक ही सवाल है। किस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है, उसी को ब्रेक डाउन कर सकूंगा जिसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेगी। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही ना हुई, क्या नहीं होगा सर जी? उसकी तो फिर क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ब्रेक डाउन का सवाल कब पैदा होगा? इस चैप्टर में किस कंपाउंड के ब्रेक डाउन की कॉन्सेप्ट होगी सर? उस कंपाउंड की जिसमें से आप क्या करेंगे। अब अगर कंपाउंड के जी मैं बिजली को पास ही नहीं होने दे रहा, तो क्या होगा? तो आप उसको ब्रेक डाउन कर सकेंगे? कभी भी नहीं। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे आपको ये बताना है कि कौन कौन जो है वो बिजली को पास होने देता है और कौन कौन बिजली को पास होने नहीं देता। मुझे लगता है ये बात मैंने आपको बचपन में पढ़ाई भी है। क्या जी? ओ लेवल के बचपन में आपको क्या किया? ओ लेवल बुजुर्ग हो गया ना, अभी खत्म होने वाला है ओ लेवल, तो ओ लेवल की जिंदगी एंड पे चल रही है। बचपन का ओ लेवल याद करें, क्या था उसमें? उसमें सर जी आपने सबसे पहले पढ़ा है एलिमेंट्स। क्या पढ़ा है? कितनी किस्म के एलिमेंट्स पढ़ा है? 3, मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस एग्जिस्ट करते थे एज इंडिपेंडेंट एटम्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते थे एज मॉलिक्यूल्स, उनमें भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। मेटल्स एग्जिस्ट करते थे एज क्या? एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड। तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो कंडक्शन करने के काबिल। अच्छा, अब वो तो पहले ही एलिमेंट है, तो अगर मेटल है वो पहले ही क्या है? एलिमेंट है। तो उसको क्या ब्रेक डाउन करना है आपने? उसका कोई ब्रेक डाउन नहीं होता, लेकिन हाँ उसमें से बिजली पास होती है। बटन ऑन करो तो कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और कैटायंस अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। बीच में से क्या निकल जाता है? इलेक्ट्रॉन्स बीच में से निकल जाते हैं। अच्छा, अब कैटायंस अपनी जगह पर रहे और इलेक्ट्रॉन्स बीच में से निकल जाएं, क्या होता है? व्हाट डू वी कॉल इट सर? करंट गुजर गया। करंट किसके बराबर है? कितने चार्ज गुजरा है ओवर कितना टाइम लगा है, उसकी एक फिजिक्स है। ठीक हो गया। कोई डीकंपोजिशन होती है किसी तार में से, किसी एलिमेंट में से, जब आप बैटरी लगाकर करंट पास कराते हैं, what happens sir? Just the free electrons they move through the lattice and the cations remain where they are, जहां पर है वहीं रहे। और सर वो एलिमेंट है, उसको कैसे तोड़ेंगे? वो तो टूटने के काबिल नहीं है ना। लेकिन अगर कोई कंपाउंड की मैंने बात की और मैंने कंपाउंड में से बिजली गुजारी, फिर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको मुझे कंपाउंड समझाने पड़ेंगे। आपने कंपाउंड्स पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। कितनी किस्म के पढ़े? 2। कौन कौन से? आयनिक और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते कि नहीं होते? वो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आपस में, वैसे उनकी स्टेट क्या है? उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? बहुत स्ट्रांग। नाम क्या है वैसे उसका? स्ट्रांग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन आसान नाम बताएं। आयनिक बॉन्डिंग, क्या नाम उनके जमान? आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से उसकी स्टेट क्या है? अच्छा लो जी, जब सॉलिड स्टेट है तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं। कोई फ्री आयंस है? नहीं। बिजली कंडक्ट होगी? नहीं। लो जी, जब इसमें से बिजली नहीं जा रही तो मैं आगे क्या बात करूं? अच्छा अब करते हैं क्या बात, अब एक बात ये करेंगे सर जी, कंपाउंड को ना पिघला के ले ले, क्या कर ले? जो आयनिक कंपाउंड है सॉलिड ना ले, हीट करें पहले, हीट करके उसको क्या कर ले? मोल्टन कर ले। हीट करके उसको क्या कर ले? जब आप हीट करके उसको मोल्टन कर लेंगे तो मोल्टन का मतलब क्या होता है? उसमें आयंस आर थोड़ा सा लूजली पैक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? आयंस आर काइंड ऑफ फ्री टू मूव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अगर आयंस आर फ्री टू मूव, लो जनाब साहब, इसमें से बिजली क्या हो जाएगी? क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन्स हो फ्री टू मूव या हो आयंस हो फ्री टू मूव। मेटल्स के अंदर एज एन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, तो कंडक्ट कर लेता है। कंपाउंड्स में, आयनिक कंपाउंड में द आयंस आर फ्री टू मूव ओनली व्हेन क्या? Only when there are two states. Which ones? Only when the please सीधो के बैठे हैं। सॉलिड स्टेट में अगर आयनिक कंपाउंड हुआ तो क्या मसला होगा? आयंस फ्री टू मूव नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सिर्फ और सिर्फ कब होगी? जब आपका आयनिक कंपाउंड इन द मोल्टन स्टेट होगा। क्या होगा जी? इन द क्या? इन द मोल्टन स्टेट। ओके, नंबर 1, मोल्टन स्टेट में आयंस फ्री होंगे तो वो मूव कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो मैं से इलेक्ट्रिसिटी में पास करवा सकता हूं। एक और ऑप्शन भी है, जैसे आपको होता है आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करना आसान है कि मुश्किल है? मुझे आप NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हैं? 800। कितना? 800 थोड़ा टेम्परेचर नहीं है, 800 डिग्री सी बहुत हाई। मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी लिखवाया होगा मैंने, 2800, ऑलमोस्ट 3000। मतलब ऐसे समझाया था कि NaCl का ऑलमोस्ट 1000 और MgO का ऑलमोस्ट 4 या 3000। तो खैर बहरहाल एक का 1000 है, दूसरे का 3 या 4000 है, तो थोड़ा टेम्परेचर है कि बहुत हाई टेम्परेचर है। इतना हाई टेम्परेचर पे जाके पिघलाएंगे, इससे बहुत बेहतर है कि क्या करें सर जी, पानी में डिसॉल्व करते हैं। पानी में डिसॉल्व करके सिर्फ चम्मच चलानी है, खुद ही करता है, खुद ही आयंस अलग अलग हो जाएंगे। खुद ही आयंस, जब खुद ही आयंस अलग अलग हो जाएंगे, आयनाइज होगा कि नहीं होगा? आयंस फ्री टू मूव होंगे कि नहीं होंगे? तो लो जनाब साहब, हमारे पास दो सिचुएशंस आ गई। किस कंपाउंड की बात कर रहा हूं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? अच्छा वैसे बात बताऊं, अगर किसी सॉलिड स्टेट में कोई मटेरियल हो, जैसे मेटल्स या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी तो सॉलिड है ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते? वो कंडक्टर होता है कि नहीं होता? होता है। तो जो सॉलिड स्टेट में होते हैं और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो बिजली को जाने देते हैं, उन्हें पता क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैं अभी सॉलिड स्टेट का मेटालिक कंडक्टर या सॉलिड स्टेट का ग्रेफाइट कंडक्टर, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है लिक्विड स्टेट का आयनिक कंपाउंड या एक्वियस स्टेट का आयनिक कंपाउंड, जिसमें से क्या हो सकता है? जिसमें से बिजली पास हो सकती है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो लिक्विड स्टेट का कंपाउंड या वो एक्वियस स्टेट का कंपाउंड जिसमें से बिजली पास हो सकती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रोलाइट। तो यू नो व्हाट, इस वक्त मेरे पास दो लफ्ज मैंने अंडरलाइन किए हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्या क्या? जो कंपाउंड का जिक्र कर रहा हूं, कंपाउंड शुड बी क्या? या तो मोल्टन सिचुएशन में मोल्टन आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए, या फिर एक्वियस आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। वैसे एक और कैटेगरी भी है, आपको मालूम है वो HCl कंपाउंड कौन सा है? तो कोवलेंट, लेकिन पानी में डिसॉल्व हो जाता है और पानी में डिसॉल्व होकर आयनाइज भी हो जाता है। तो एक तीसरी कैटेगरी क्या होगी? एक्वियस एसिडिक कंपाउंड, बल्कि क्या मैं उसको एक्वियस कोवलेंट कंपाउंड कह सकता हूं? आई थिंक वो वाले कोवलेंट जो पानी में डिसॉल्व होकर आयनाइज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोवलेंट में भी ऐसी हैं जो पानी में, उसकी डिटेल मैंने अगर कभी पढ़ाई थी तो शायद एक वर्ड इस्तेमाल किया होगा, पोलर।
कहीं ना कहीं था हमारे बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री में, और मैंने वहां उनको समझाने के लिए कहा था यार इसके अंदर थोड़ा सा कोई पता नहीं पोलर कॉन्सेप्ट है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो खड्डे में जाएगी बात, ए लेवल में दोबारा पढ़ाऊंगा। एक्वियस क्या, एक्वियस दे कॉल इट पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। एक्वियस कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो पोलर होते हैं। ये वर्ड पोलर मैं इस वक्त देखता हूं आ गया तो मैं समझा दूंगा, अदरवाइज मैं इग्नोर ही करूंगा। ये वो 3 कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है, molten ionic compounds, ions are free to move. Molten aqueous compounds, sorry, aqueous ionic compounds, ions are free to move. Aqueous polar covalent compounds, इसमें भी क्या है, इसमें भी ions are free to move. इसको मसला है। एंड एक एग्जांपल लेता हूं ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल किसकी लूं, molten ionic compound, आई थिंक NaCl लेता हूं, और molten मतलब लिक्विड। कैन यू प्लीज टेल मी इसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं। इसके अंदर है Na1+ का लिक्विड आयन प्लस Cl1- के लिक्विड आयंस, एंड आयंस आर क्या, फ्री टू मूव। इसको मसला है। अच्छा, एक्वियस आयनिक कंपाउंड्स, इसकी मिसाल क्या लूं, इसकी मिसाल भी मैं NaCl ले लेता हूं, बट अब NaCl कौन से वाला, एक्वियस वाला। तो अगर मैंने NaCl एक्वियस वाला लिया तो प्लीज टेल मी इसमें कौन कौन से आयंस होंगे। Na वाला Na1+, बट नाउ कॉल इट एक्वियस, Cl1-, नाउ कॉल इट एक्वियस। एंड बिकॉज ऑफ एक्वियस, एक्वियस मींस वाटर, किसमें डाले, वाटर का फॉर्मूला क्या, आपकी इतना क्लियर है, वाटर भी थोड़ा सा आयनाइज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, वाटर के आयंस कौन कौन से होंगे, H1+ एक्वियस एंड क्या, OH1- एक्वियस। इसको मसला इस बात से, एनीवन। एंड इफ आई टेल यू, मैं तीसरी एग्जांपल दे रहा हूं एक्वियस पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो एग्जांपल दूंगा किसकी मैं, HCl, किसकी जी, HCl एक्वियस। HCl एक्वियस में क्या क्या होगा, H1+ एक्वियस, Cl1- एक्वियस, प्लस क्या, पानी में डाला है, पानी वाला H1+ एक्वियस और पानी वाला OH1- एक्वियस। जी तो बच्चों, यहां तक किसी को परेशानी, एनीवन। मैंने क्या एग्जांपल दिया है कि मैं किस किस कंपाउंड को कैरी करूंगा, मैंने बेटा जी 3 कंपाउंड्स कैरी करने हैं, या मैंने मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स कैरी करने हैं, या मैंने एक्वियस आयनिक कंपाउंड्स कैरी करने हैं, या मैंने एक्वियस पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कैरी करने हैं। और उन सब में क्या होगा, जो भी आयंस होंगे वो आयंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आयंस अलग अलग मतलब सेपरेटेड हो, मतलब वो क्या था क्लास, आयनाइज्ड होंगे, आयंस डिसोसिएटेड होंगे, आयंस सेपरेटेड होंगे, आयंस फ्री टू मूव होंगे। तो वो बिजली को कंडक्ट करने के काबिल होंगे, क्या होंगे, जब वो बिजली को कंडक्ट करने के काबिल होंगे तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जब गुजर रही होगी, तो you know what, when electricity will pass through them, there are 2 words to be used. एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम, अगर किसी सॉलिड में से बिजली पास हो रही हो तो उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। और अगर किसी क्या बोलते हैं लिक्विड में से बिजली पास हो रही हो तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। मुझे बताइए कंडक्टर का वर्ड कब इस्तेमाल होता है, फॉर सॉलिड्स, किसके लिए, फॉर सॉलिड्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर लिक्विड्स। एक सवाल है, ये तीनों चीजें सॉलिड स्टेट में कि लिक्विड स्टेट में, तो ये तीनों चीजें कंडक्टर्स हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्या जनाब साहब। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इन इलेक्ट्रोलाइट्स में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इनकी, नहीं आयंस तो पहले से बने हैं, आयंस तो पहले से हैं, आयंस पहले से हैं भी और आयंस पहले से अलग अलग भी हैं। मैंने भी आयंस नहीं बनाने, मैंने शायद इनको दोबारा नॉर्मल एटम बना देना है। क्या बना देना है, जब मैं इनमें से बिजली पास कराऊंगा तो आपकी इतला के लिए से क्या हो जाएगा, ये वापस अपने एलिमेंट में, अभी तक ये कंपाउंड है, जब तक ये आयनाइज्ड है, जब तक ये आयंस है, आप इसको NaCl ही कहेंगे, सोडियम क्लोराइड का ही लिक्विड कहेंगे।
आप इसको सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन कहेंगे, आप इसको हाइड्रोजन क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन जब आप इसमें से बिजली पास करा देंगे तो हाइड्रोजन गैस निकल आएगी, तो क्लोरीन गैस निकल आएगी, तो सोडियम मेटल निकल आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे सर, एलिमेंट बन गया है। क्या बन गया, एलिमेंट बन गया है। क्या जब पास कराएंगे तभी देखेंगे। फिल वक्त तो जो मैं क्या समझा रहा हूं, मैं इस वक्त ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने नाम क्या बना दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब बिजली, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो बेहतर है कि क्या कह दिया जाए, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। अगर मैंने कंपाउंड को तोड़ना ही है, तोड़कर उसको कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है, तो एक लफ्ज कौन सा बेहतर है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन का वर्ड बेहतर है। और किस कंपाउंड को तोड़ना है, वो कंपाउंड मैंने वहां 3 एग्जांपल्स मेंशन कर दी हैं। तो 3 एग्जांपल्स आपको समझ आ गई तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। अगर आपको 3 एग्जांपल्स समझ आ गई भाई तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो उन 3 एग्जांपल्स को समझाने के लिए अब एक सवाल बताओ, अभी तक जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, कोई नई चीज लिखी है? आपको नहीं पता बिजली क्या होती है? आपको नहीं पता ये बिजली किस किस में से पास होती है? आई होप आपको ऐसा बातें मालूम है कि बिजली किस किस में से पास होती है। और ये मोल्टन आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मोल्टन एक्वियस आयनिक कंपाउंड क्या होता है, एक्वियस पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, पता है ना सब चीजों के बारे में? कुछ सवाल है अभी तक जी? हाँ सॉल्ट ही होते हैं। हाँ वो एसिड ही होते हैं, कह नहीं सकते हैं, वो होते हैं, उनका नाम है एसिड। ठीक है, पहले वाले का नाम है NaCl, नमक, लिक्विड नमक। अगले का नाम है पानी वाला नमक, नमकीन पानी। ठीक है, नीचे वाले का नाम क्या है, एसिडिक पानी, पानी नहीं एसिड, तेजाब वाला पानी। ठीक है, बहरहाल क्या करें क्या ना करें आई थिंक जो मैं समझाना चाहता था मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं चलूंगा असल काम की तरफ। असल काम क्या है, मैंने इन कंपाउंड में से गुजरवानी है क्या, बिजली गुजरवानी है। किस किस में से, मैं भी आपके नोट्स को नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं अपने हिसाब से 3 एग्जांपल्स कैरी कर लूं, फिर मैं आपके नोट्स पढ़ लूंगा। 3 एग्जांपल्स क्या कैरी करनी है? पहली एग्जांपल क्या दी मैंने आपको, मोल्टन आयनिक कंपाउंड, कौन सा वाला, NaCl लिक्विड में से बिजली पास कराता हूं। क्या करता हूं, NaCl लिक्विड में से बिजली पास कराऊंगा। तो जब NaCl लिक्विड वाली में से जब बिजली गुजरेगी, वो समझ आ गई बात, तो सारी बात समझ आ जाएगी। 3 मेरे पास बोर्ड्स हैं, एक तरफ NaCl लिक्विड में से पास कराता हूं, दूसरी तरफ NaCl एक्वियस में से पास कराऊंगा, और तीसरी तरफ HCl एक्वियस में से बिजली पास कराने की कोशिश करता हूं। जरा सुने गौर से। अब बिजली कैसे पास कराऊं? बिजली तो कहां से आएगी, बैटरी से आएगी। बैटरी के साथ क्या लगानी पड़ेगी, तारें लगानी पड़ेगी। तारों को लिक्विड के अंदर डिप करना पड़ेगा। जब तारों को लिक्विड के अंदर डिप करना पड़ेगा, तारे नहीं डिप करता, तारों के एंड पर कोई रॉड्स लगा लूंगा, रॉड्स प्रॉपर्ली सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर डिप करूंगा। तो जो रॉड्स डिप करूंगा सॉल्यूशन के अंदर, उनको इलेक्ट्रोड्स कहूंगा, इलेक्ट्रोड्स कहूंगा। क्या जनाब साहब, जिसमें डिप कर रहा हूं उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट, जो डिप करूंगा उसका नाम है इलेक्ट्रोड। क्या नाम? अब इलेक्ट्रोड कहते हैं कि इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी उसको कहते हैं। मैंने एक लिक्विड लेना है, इधर भी करता हूं, इनमें से मैंने कहा ये कंटेनर ले लीजिए, ले लीजिए। इसके अंदर क्या है, क्या मौजूद है सर जी? इसके अंदर ना वो नंबर 1 मोल्टन आयनिक कंपाउंड मौजूद है। क्या मौजूद है? NaCl लिक्विड मौजूद है। तो उसका मतलब है इसके अंदर क्या क्या है सर जी? इसके अंदर ना Na1 पॉजिटिव के आयंस भी हैं, और इसके अंदर Cl1 नेगेटिव के आयंस भी हैं। ओके जी, और आयंस फ्री टू मूव भी हैं। अच्छा, अब मैं इसमें क्या डिप करना चाह रहा हूं, मैं यहां ले लेता हूं, ये क्या ले लिया भाई, सिंबल्स का पता है, ये क्या ले लिया भैया, स्विच। ये क्या है, तार। इस तार के साथ मैंने ना यहां पे एक रॉड डिप करनी है, इधर से भी लो जी, ये रॉड डिप कर दी मैंने। इस पूरी सेटिंग को क्या कहूं, इलेक्ट्रोलिटिक
सेल। क्या नाम है इस पूरी सेटिंग का? इस पूरी सेटिंग का नाम है एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या नजर आ रहा है आपको इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर? सर जी आपको इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ना डब्बा बीकर नजर आ रहा है। बीकर में कोई लिक्विड पड़ा हुआ है। अच्छा, इस पूरे का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इस पूरे ये जो बीकर के अंदर लिक्विड है, लिक्विड का नाम क्या है? लिक्विड का नाम है इलेक्ट्रोलाइट। जो मैंने प्लेटें डिप की हैं उनका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड्स। और जो प्रोसेस होगा उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। वो रॉकेट साइंस चल रही है। प्रोसेस का नाम क्या है? पूरे सेटअप का नाम क्या है? उस सेटअप के अंदर जो सोल्यूशन है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। जो प्लेट डिप की है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड। किसी को मसला इस बात से? अच्छा देखेंगे, ध्यान देंगे जरा। सभी गिलास पानी पिला दो थोड़ा गर्म वाला, और इसकी सेटिंग इस तरफ कर दें, उसको देखिए इस तरफ कर देंगे। अब मुसीबत यह है, और ये क्या लगा दिया मैंने? बैटरी। क्या लगा दी? बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या प्रोवाइड करेगी जी? गर्म करना इसको। इलेक्ट्रो क्या? इलेक्ट्रोमोटिव। उसका क्या होता है सिंबल? ईएमएफ। क्या प्रोवाइड करेगी? अच्छा, या तो आप उसको बोले ईएमएफ प्रोवाइड करेगी, या तो क्या बोलते हैं उसको हम? टोटल वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। वी क्या? वी टोटल। ठीक है। इसका ये वाला टर्मिनल कौन सा है? पॉजिटिव। ये वाला टर्मिनल कौन सा है? नेगेटिव। ये स्विच क्या करूं? अभी स्विच क्या है? ऑफ है या ओपन है? अब क्या स्विच क्लोज्ड है या सिस्टम ऑन हो गया? जब सिस्टम ऑन हो गया तो आपने फिजिक्स में कौन से करंट पढ़े? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल करंट किधर से होता है? वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ कि केमिस्ट्री? एक्चुअल वाला करंट पढ़ाऊंगे कन्वेंशनल। एक्चुअल वाला करंट किधर से होता है? नेगेटिव से होता है। किधर से होता है? किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। दिस इज क्या? मूवमेंट ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ क्या ड्रॉ करना है? एक्चुअल करंट। क्या ड्रॉ करना है जी? एक्चुअल करंट किसकी वजह से है? वह मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो कोई भी चीज ऐसी नहीं है अभी तक जो मैंने नहीं बोली है, न्यू नहीं बोला, सब पुराना बोल रहा हूँ, सबका सब पुराना बोल रहा हूँ। जहां मैं न्यू बोलूंगा मैं उधर ही ब्रेक मार दूंगा। जहां मैंने कोई नई बात करनी है मैं आपको पहले ब्रेक मार के समझाऊंगा ये नई बात आने वाली। ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इस प्लेट में आ जाएंगे तो प्लेट के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो इसमें से क्या हो जाएंगे? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर हो रहे हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एग्जिट होंगे। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नाम तो नहीं लिया रमलान साहब मैंने, आप इस खुशी में इसका नाम ले दें। ठीक है, नहीं नाम ले दें। उधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, उधर से इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। टर्न हो गया। दिस प्लेट इज व्हाट चार्ज्ड? दिस प्लेट इज negatively charged electrode. This is a negatively charged electrode. किसी को मसला इस बात से? Okay. What is this? This is a क्या बच्चों? Positively charged electrode. Okay. If this is a positively charged electrode, okay done. अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल, ये कौन है? सोडियम का पॉजिटिव आयन। ये कौन है? क्लोराइड का नेगेटिव आयन। ओके। ये पॉजिटिव आयंस को मैं पहले चैप्टर में क्या कहता था? कैटाइन। क्या कहता था? कैटाइन। तो ये हो गया जी कैटाइन। ये कौन है जी? नेगेटिव वालों को हम क्या कहते थे? एनाइन। ये हो गया एनाइन। एक छोटा सा सवाल है, कैटाइन जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कैटाइन किस तरफ अट्रैक्ट होगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये लो जी, कैटाइन इसके करीब आ जाएगा। नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा?
वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो इसके पास आ जाएगा। अब ये कौन है? जिसके पास जाएगा उसका नाम क्या रखूंगा? कैथोड नाम रखूंगा। कैटाइन जिसके पास जाएगा उसका नाम क्या हो गया कि जी मेरे पास कैटाइंस आ रहे हैं तो आई एम अ कैथोड। ये क्या कहेगा? मेरी तरफ कौन आ रहे हैं तो मेरा नाम क्या है? एनोड। मसला भाई ये नया लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है? कैथोड। और किस तरह से डिफाइन करा रहा हूं? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, क्या करेगी? इट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव आयंस टुवर्ड्स इट। एक काम करते हैं, क्या लिखेंगे? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या करती है? अट्रैक्ट्स द व्हाट आयंस? पॉजिटिव आयंस। इट अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव आयंस। अब पॉजिटिव आयंस का नाम क्या है? कैटाइंस। तो फिर इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या हुआ? इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या हुआ? इसने पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ खींचा है, तो आपकी इत्तला के लिए इसका नाम हुआ कैथोड। ठीक है, इसने किसको खींचा है? ये खुद ऐसे खुद है क्या? खुद नेगेटिव है, लेकिन इसके चार्ज को देख के नाम नहीं रखना। नाम किस बुनियाद पर रखना है कि इसने खींचा किसको है, इसने किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ये नेगेटिव था ना, इस नेगेटिव ने पॉजिटिव वाले आयंस को, जिनको हम कैटायंस कहते हैं, इसने कैटायंस को अपनी तरफ खींचा है, तो उसका नाम क्या रखते हैं? कि भाई ये तो कैटायंस को खींचने वाला है, तो उसका नाम रखते हैं कैथोड। क्या नाम रखते हैं? अच्छा, वो किसको खींच रहा है? ये जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये एनायंस को अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहां क्या लिखो जी? इट अट्रैक्ट्स द नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस का नाम क्या है? नेगेटिव आयंस का नाम होता है एनायंस। तो अगर एनायंस इसने खींचने तो उसका अपना नाम क्या होगा? इसका अपना नाम होगा एनोड। हेलो जी, ये आया पहला वर्ड कि आपने एनोड का नाम और कैथोड का नाम किस बुनियाद पर रखना है? उनका चार्ज देख के नाम नहीं रखना, ये देखना है कि वो किसको खींचेंगे। जिसको वो खींचेंगे उस हिसाब से नाम होगा। ये कौन सी वाली प्लेट है? दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। किसको खींचेगी? नेगेटिव चीजों को खींचेगी। उन नेगेटिव चीजों का नाम क्या था? हमने उनका नाम रखा है ना पहले से, तो अब उनका नाम रखा एनाइन। तो जो खींचेगा उसका नाम है एनोड। इसका नाम क्या है? इसको जो खींचेगा उसका नाम क्या होगा? कोई रॉकेट साइंस किसको मसला है इस बात से? एनीवन? ओके। अब एक सवाल है, सवाल ये है, इसने किसको खींच लिया? इसने नेगेटिवली चार्ज आयंस खींच लिए। किसको खींच लिए? Cl नेगेटिव इधर आ गया, आगे। इसने किसको खींच लिया? Na पॉजिटिव इधर आ गया, आगे। अब आप बड़ा हैरान होंगे एक बात सुनकर। एक सवाल है आपसे, नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं कि रिवर्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं? बड़े समय बाद नॉर्मल केमिस्ट्री, कंपाउंड बना रहा हूं कि कंपाउंड तोड़ रहा हूं? मैं तो कंपाउंड तोड़ रहा हूं, तो मैं सीधा काम करूंगा, उल्टा काम करूंगा? मतलब एटम से आयन बनाऊंगा कि आयन से एटम बनाऊंगा? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल केमिस्ट्री अगर होती, कंपाउंड बनने की बात अगर होती, तो एटम्स क्या बनाते? खुद को लूज या गेन करके आयंस बना लेते। अब मुझे रिवर्स केमिस्ट्री की बात करनी है, मुझे कंपाउंड तोड़ना था, मुझे एलिमेंट्स बनाने हैं, तो मुझे आयंस को वापस क्या करना पड़ेगा? आयंस को वापस एटम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा जी? अब आयंस को वापस एटम बनाना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये समझ आ गया तो चैप्टर ही खत्म। ऑनेस्टली ये समझ आ गई तो बात खत्म हो जाएगी, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या करना आपने? ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स करना है। तो कंपाउंड को जब एलिमेंट बनाते हैं, एक सवाल है मेरा आपसे, कंपाउंड के अंदर क्या है? कंपाउंड के अंदर एटम्स होंगे कि आयंस होंगे? आयंस होंगे। एलिमेंट के अंदर क्या होंगे? एटम्स होंगे। तो इसका मतलब आयंस होंगे पहले से, है ना? पहले से आयंस। आप क्या कर दीजिए? आप इनको एटम बना दीजिए। अगर आपने इनको एटम बना दिया, काम खत्म। कैसे बनाऊं एटम? इसका मतलब समझाते हैं बच्चों, प्लीज लिखना छोड़ेंगे, सबके सब लिखना छोड़े यार। इसका मतलब समझाएं। अब्दुल्ला मैसूर, उठ के बैठ मेरा भाई, उठ के बैठ, उठ के सीधा बाहर से चक्कर लगा कर जल्दी जा। जल्दी नहीं, ऐसे तो थोड़ी होगा बेटा, घूम फिर कर पानी छानी पी के। क्या ये? हाँ, Cl1 माइनस। आप मुझे Cl1 माइनस का मतलब बता दें।
कि इसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन, मुझे वो वापस चाहिए। क्या करना? अगर आप इसको एटम बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? एटम बनाना चाहते हैं, तो जो इसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको वो इलेक्ट्रॉन वापस करना पड़ेगा। अब क्या करूं सर जी, इसके ऊपर चार्ज है 1 माइनस। अच्छा मेरे काम कर दे, 1 माइनस चार्ज है, आप लेते हैं -1 इलेक्ट्रॉन। क्या करना है? अगर इस पे 1 माइनस का चार्ज है, तो 1 माइनस का चार्ज का मतलब क्या था? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, निकाल दे -1 इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या बनेगा? Cl नॉर्मल एटम बन जाएगा। किसको मसले? उधर क्या सीन है? Na1+ का मतलब क्या है? सर जी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा कम है, तो इसमें पास +1 इलेक्ट्रॉन कर दें, एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दें, क्या हो जाएगा? बात खत्म, चैप्टर खत्म। वहां को क्या चीज निकल आएगी? क्लोरीन निकल जाएगी। यहाँ अब एक मसला है, सर क्लोरीन Cl की तरह थोड़ी निकलती है। कैसे निकलती है? सारी Cl2 निकलती है। कोई मसला नहीं बेटा, ये Cl2 निकाली। सर बैलेंस खराब हुआ है, फिर भी कोई मसला नहीं बेटा, यहाँ हाफ लिखते हैं। सर हाफ पसंद नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर, ये कोई मसला नहीं। ये होती है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसके बाद एग्जांपल, मेरी तरफ से इलेक्ट्रोलिसिस खत्म नहीं, मैंने सिर्फ अब क्या करना है। और आपको लगता है इलेक्ट्रोलिसिस नया चैप्टर है? बेटा मैंने आखिरी जुमला चेंज किया, मैंने पिछला सारा जुमला पहले कहीं ना कहीं पढ़ाया है आपको। ये सारी साइंस आपने कहीं ना कहीं सुनी हुई है। बेसिक केमिस्ट्री में आपको पता है एटम क्या है, आपको पता है आयन क्या है, आपको पता है लूज क्या है, आपको पता है गेन क्या है, आपको पता है कैटायन क्या है, आपको पता है एनायन क्या है, आपको पता है आयनिक कंपाउंड क्या है, आपको पता है मोल्टन आयनिक कंपाउंड क्या है, आपको पता है एक्वियस आयनिक कंपाउंड क्या है, आपको इवन ये भी पता है कि एक्वियस पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या है, आपको पता है बैटरी क्या है, आपको पता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स असल में निकलते हैं कन्वेंशनल नकल में निकलता है, कौन सी प्लेट नेगेटिव होगी, कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, ऑपोजिट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव प्लेट ने पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर लेना है, पॉजिटिव प्लेट ने नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर लेना है। बस आपसे सिर्फ मुझे क्या पूछना है, और आपसे जो मैं पूछ रहा हूं उससे भी आसान बात है। क्या क्या अगर क्या लिखा है? अगर लिखा है Cl1-, तो मैं क्या रिटर्न बनाना चाह रहा हूं भाई? जो ऊपर चार्ज लिखा है ना, क्या कर दो, 1- लिखा है, लिखो -1 इलेक्ट्रॉन। अगर लिखा तो O2-, पता मैं उसका अगले -2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो यहां लिखा होता मैं वही यहां कर देता। अगर यहां सोडियम से लिखा 1+, तो मैंने कह दिया +1 इलेक्ट्रॉन। अगर लिखता हूं मैग्नीशियम 2+, मैं कहता +2 इलेक्ट्रॉन। अगर लिखता हूं एल्यूमिनियम 3+, मैं कहता +3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाता? नॉर्मल एटम बन जाता। यहां Cl1- था, मैंने कहा जी क्या कर दो, -1 इलेक्ट्रॉन कर दो, वो नॉर्मल एटम बन जाएगा। वो सोडियम 1+ था, +1 इलेक्ट्रॉन कर दो, वो नॉर्मल एटम बन जाएगा। तो आयन को एटम बनाना था ना, बना दिए। जब आपने आयन को एटम बना दिया तो चेक करो कंपाउंड क्या बन गया, एलिमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब अब वो जो मसले हैं वो तो बात के मसले हैं। सर सोडियम तो ठीक है ऐसे एटम्स की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जो क्या नाम है उसका क्लोरीन है, वो Cl की बजाय Cl2 होती है। तो मैंने पहले स्टेप में इसको क्या किया, मैंने कहा जिसको Cl2 कर दो। तो मैं कहा सर उधर एक आयन है, इधर 2 एटम्स बना दिया आपने, मैंने कहा हाफ कर दो। फिर आपने कहा सर हाफ हमें पसंद नहीं आ रहा, मैंने कहा फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक काम करता हूं, अब एक नया मसला है। मसला इस बात से, मसला ये है यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कराएं, कितने लूज कराएं? अभी 2 लूज कराएं। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कराए हैं तो बेटा फिर मैं यहाँ गेन भी कितने कराऊंगा? 2 ही गेन कराऊंगा। 2 कैसे गेन कराऊंगा? क्यों जी? ये मैंने क्या किया, मैंने कहा जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं गेन भी कितने होते हैं? उतने ही होते हैं। नफस हाँ जी आयशा आलम जाए बेटा, पेरेंट्स आए लेने आए खैरियत, जब पूछ करो तो सर क्लास चल रही है बहुत जरूरी बाबा, जो कि हमें लग रहा है कि सर जी नई बात है। एक बात नहीं है, हम आज से पहले तक एटम्स को क्या कहते आए हैं? आयंस बनाते आए हैं। क्या बनाते हैं? एटम्स को आयंस बनाते आए हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? आयंस को वापस
एटम्स बना रहे हैं, और ये ज्यादा आसान काम है। ये आसान काम मतलब बिजली लगेगी बहुत सारी, लेकिन लिखने में बहुत आसान है। लिखने में कैसे आसान है? अगर किसी के ऊपर आए ना 1 माइनस, क्या करो? आगे -1 लिख दे। अगर किसी पे लिखा है 2 माइनस, तो उसके आगे -2 लिख दे। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, उसके बाद बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है? अगर वो चीज आपको लगता है सर Cl एटम नहीं मॉलिक्यूल है, तो Cl2 लिखना है। फिर आप कहें सर Cl2 के पीछे हाफ लिखना है, हाफ लिखना है। फिर आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ऐसे लिखना है। अब फिर आप कहें सर टोटल अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने होंगे? 2 गेन होंगे, उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। और अब मैं आपको कहूंगा आधा रिएक्शन इधर हो रहा है, आधा रिएक्शन यहां एनोड पर क्या इवॉल्व होगा? ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ऑब्जर्वेशन क्या होगी? यहां क्लोराइड आयंस आए, आने के बाद यहां क्या हो गए? किस कलर के बबल्स है? क्लोरीन का क्या कलर होता है? येलोइश ग्रीन गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड। क्या ऑब्जर्वेशन होगी? सर जी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि येलोइश ग्रीन गैस, येलोइश ग्रीन गैस is evolved at what? At anode। ये लो जी, किसी मसला है? यहां क्या होगा? यहां इस तरफ क्या होगा? सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है। किस स्टेट का होता है? किस स्टेट में होगा? सर जी सॉलिड स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा? अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो यहां क्या लिखूंगा? सर यहां पे ना, यहां कोई ना कोई सॉलिड आपको चिपकता हुआ नजर आएगा। क्या होगा? वहां तो आपको बबल्स निकलते हुए नजर आएंगे, यहां पे आपको सॉलिड चिपकता हुआ नजर आएगा। तो क्या लिखूं? सॉलिड है भी है सोडियम। ग्रुप 1 वालों के कलर्स क्या होते हैं? नहीं, कंपाउंड्स कलरलेस होते हैं। एलिमेंट्स का कलर शाइनी, शाइनी सिल्वर। क्या होता है? मेटल्स के कलर्स व्हाइट नहीं होते, मेटल्स वो तो कंपाउंड्स कलर्ड व्हाइट होते हैं। मेटल का कलर शाइनी सिल्वर, या क्या होता है? शाइनी होता है सिल्वर ग्रे, या सिल्वर या ग्रे सॉलिड। क्या लिखोगे? शाइनी सिल्वर या ग्रे सॉलिड इज क्या? इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, ऑन द कैथोड। यहां तक अगर कोई मसला तो बात करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? यहां पे मुझे क्या करना पड़ा था? 2 करना पड़ा था। तो जब मुझे 2 किस वैसे वहां Cl2 किया मैंने पहले, फिर हाफ किया मैंने, फिर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए? तो जब लूज 2 हुए तो अगेन सर्किट कंप्लीट करना था ना। क्या कंप्लीट करना था? सर्किट में किसी इलेक्ट्रॉन को जाया या वेस्ट या खुद से क्रिएट। मैंने कहा जितने लूज हुए उतने ही, वहां मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कराए? तो फिर यहां मुझे मजबूरन पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? क्यों? ताकि जितने लूज उतर के उतने गेन, क्योंकि क्या बना हुआ है? सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे आप लूज करा रहे हैं तो वो यहाँ से जा रहे हैं इधर, फिर वही वहां से इधर आ रहे हैं। यहाँ गेन करा रहे हैं, वहां लूज कर रहे हैं, गेन करा रहे हैं, लूज कर रहे हैं, गेन करा रहे हैं, लूज करा रहे हैं। क्या डेवलप हो गया? एक पूरे का पूरा सेटअप डेवलप हो गया है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। बस एक काम रह गया कि मुझे जो 2 रिएक्शंस आधे आधे करके लिखे हैं, जो 2 रिएक्शंस आधे आधे करके लिखे हैं, उन्हें मैं ना इकट्ठा करके लिखना चाहता हूँ। क्या करके लिखना चाहता हूँ? अब ये मैं कैसे लिखूंगा? मैं कहता हूँ एक मैंने लिखा है रिएक्शन एट एनोड लिखा है, बातें नहीं करो बच्चों। फिर एक वैसे रिएक्शन एट एनोड क्या लिखा है आपने? 2Cl1 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स यू Cl2। फिर आपने रिएक्शन एट कैथोड में क्या लिखा है? 2Na 1 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2Na। ओके, अब मैं क्या लिखना चाहता हूं? मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहता हूं? प्लीज टेल मी, मैं ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखूंगा? लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में ऐड करूंगा, राइट वाली साइड ऐड करेंगे इन दोनों को। वैसे स्टेट्स क्या है? तो 2 सोडियम आयंस है प्लस 2 क्लोराइड आयंस है
जैसे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, इधर क्या बचा, 2 सोडियम सॉलिड्स बचे और Cl2 गैस बची। ये ले जनाब साहब, किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें जी। हाफ वाला कर लो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जी। पानी किधर किधर, मैंने लिया मोल्टन आयनिक कंपाउंड लिया। कौन सा लिया, अभी मैंने मोल्टन लिया, एक्वियस नहीं लिया। एक्वियस लूंगा तो पता नहीं क्या होगा। अभी मैंने क्या लिया जी, मोल्टन, सबसे पहले एग्जांपल लिए मोल्टन आयनिक कंपाउंड। अब एक सवाल है आपसे आखिरी, ये सोडियम आयंस है, ये कौन सा आयंस, ये कुल मिला के क्या चीज, ये सोडियम क्लोराइड है कि नहीं, ये सोडियम के आयंस और क्लोराइड के आयंस को कुल मिलाकर क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, या सोडियम क्लोराइड के कितने, कौन सी स्टेट है इसकी, लिक्विड स्टेट है। क्या किया आपने इसमें से, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। क्या पास कराया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कराई। क्या हो गया, 2 सोडियम बिल्कुल अलग हो गए ऑन दिस प्लेट, क्लोरीन गैस बिल्कुल अलग हो गई ऑन दैट प्लेट। इसको मसला है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करा के आपने ब्रेक डाउन कराया है, तो इस पूरे फिनोमेना को क्या कहूं, जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराई है। जब आपने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई है तो क्या हुआ है, वो कंपाउंड जो है टूट कर अपने, आपका आंसर टूटा हुआ तो पहले से था, वो टूटा हुआ पहले से आयंस में था। क्या था, अब वो टूटा हुआ नहीं था, वो डिसोसिएटेड था। क्या था, अब तोड़ने का मतलब क्या है सर, वापस आपने प्रॉपर्ली क्या बना दिया, एलिमेंट्स बना दिए। तब तो जब आपने मेल्ट किया था तब आपने कंपाउंड को सिर्फ आयनिक बॉन्ड तोड़कर आयंस अलग अलग किए थे, या पानी में डिसॉल्व कर कर आयंस अलग अलग किए थे। अभी मैं आयंस अलग अलग करने की बात नहीं कर रहा, अभी क्या बात हो रही है, आयंस को वापस एटम्स बनाने की बात हो रही है। कंपाउंड को वापस, देखिए एक कंफ्यूजिंग बात है थोड़ी सी, किस किस को लगता है कि सर जब आप नमक को मेल्ट करेंगे तो नमक जो है वो टूट जाएगा, टूटेगा तो सही, लेकिन उस टूटने को कुछ, वो टूटना कुछ और है। वो टूटना क्या है सर, वो टूटना है क्रिस्टल लैटिस में आयंस चिपके हुए थे, आपने हीट करके आयंस अलग अलग कर दिए, लेकिन पहले भी वो आयंस थे, अभी भी वो आयंस हैं। तो जब तक वो आयंस आयंस हैं तब तक आपने केमिस्ट्री चेंज नहीं की। ये बात समझ आ रही है। अगर आप नमक को 1000 डिग्री पे लेके जाके मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट करके वो क्या कहते हैं ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की जो क्रिस्टल लैटिस है, आप सिर्फ क्रिस्टल लैटिस को तोड़कर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस को ही अलग अलग कर देते हैं। तो दिस अलग अलग करना इज क्या, दिस अलग अलग करना इज जस्ट यू नो आयंस अलग अलग करना, दिस इज नो केमिस्ट्री, दिस इज जस्ट फिजिक्स। केमिस्ट्री क्या है सर, अब आप उस मोल्टन आयनिक कंपाउंड में से बिजली पास कराएं, तो बिजली पास कराने से क्या होगा, सोडियम आयंस है कैटायंस, वो चले जाएंगे कैथोड के पास, क्लोराइड आयंस है एनायंस, वो चले जाएंगे एनोड के पास, और कैटायंस कैथोड के पास जाकर क्या करेंगे, कैटायंस कैथोड के पास जाकर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, एनायंस एनोड के पास जाकर इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक सवाल है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, कैटायंस ने कैथोड के पास जाकर इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन, इलेक्ट्रॉन क्या किए, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, यहां रिडक्शन हो गई। अच्छा, वहां एनायंस एनोड के पास जाकर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ये क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन। लो जी, एक तरफ होगी ऑक्सीडेशन, एक तरफ होगी, और वन सेकंड ये भी कौन है, ये भी रिडॉक्स है, ये कौन है, ये भी रिडॉक्स है। यार बहरहाल आई थिंक मैंने जितना समझाना था मैं समझा चुका हूं। आप मुझसे कुछ सवाल है तो आप खड़ा करेंगे। निमन जी जी, कैसे, वो कहते हैं जब गैस इवॉल्व हुई है चेक करो ये वाकई क्लोरीन है कि नहीं है, तो मैं इसके पास ना वो ब्लू लिटमस पेपर रख दूंगा, वो पहले क्या होगा, पहले रेड होगा फिर ब्लीच हो जाएगा, तो मैं कहूंगा हाँ ये क्लोरीन है, लेकिन मुझे वैसे कलर से ही पता है कौन, कलर से ही पता चल जाएगा कौन है क्लोरीन, और कुछ नहीं।
वो बड़ा जबरदस्त सवाल है। इलेक्ट्रॉन जब हमने क्लोरीन से निकाले तो किसने किसने खींच ली? असल में इसके पास एक ताकत है, दिस इज अ प्लेट। कौन सी प्लेट? तो वो खींचती है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स। क्या करती? और वो खींच करके चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जा रहे हैं, ये जा करके चले जाते हैं, ये जा रहे हैं, इधर चले जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अब ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दो? तुम्हें लेना पड़ेगा भाई। सोडियम साहब तुम्हें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। क्यों? ये अच्छा, वैसे ये रिएक्शन इतनी प्यार मोहब्बत से होती ना, ये रिएक्शन में जोर जबरदस्ती हो रहा है। क्या हो रहा है? सोडियम क्लोराइड खुश है इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर, लेकिन हमने क्या क्या करना है? हम तुम्हें खुश नहीं रहने देंगे। जिंदगी में कुछ लोग क्या होते हैं, वो किसी को जीने नहीं देते, हमें तुम्हें नहीं जीने देंगे। तो क्या हो रहा है? क्लोराइड आयन को पॉजिटिव प्लेट ने क्या किया? पॉजिटिव प्लेट ने क्लोराइड आयन को कहा, इधर आओ, तुम्हारा आयन का हिसाब किताब बराबर करो। कोई आयन इसके पास आया, इसने उसमें से क्या निकालना चाहा? इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहे, तो वो उसने अपनी खुशी से नहीं किया ये काम। ये बात तो आपको बता दूं, क्या हुआ? जोर जबरदस्ती या मजबूरी में क्या हुआ? मजबूरी में इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा। वो इलेक्ट्रॉन्स किधर चला गया? ये चला गया इलेक्ट्रॉन, इधर आ गया, यहां से किधर गया? इधर आ गया, यहां से किधर गया? इधर आ गया। अब ये क्या करेगा? इसने सोडियम को खींचा अपने पास, ये सोडियम को क्या करे? भाई जान, यू हैव टू गेन द इलेक्ट्रॉन। वो कहता क्यों भाई? कहेगा आई हैव टू कंप्लीट द सर्किट। वो कहेगा क्यों भाई? कहेगा भाई बैटरी लगी है। कहेगा क्यों भाई? भाई बैटरी के पास एक जोर है। क्यों? किस किस्म का जोर है? वो तुझे बताता हूँ किस किस्म का जोर है। इलेक्ट्रॉन तेरा चाचा भी गेन करेगा अभी। वो कहेगा यार खुदा का वास्ता है, मैं लूज करके स्टेबल होता हूँ। कहता है वो बात में समझाना और दुनिया को समझाना, तुम लूज करके स्टेबल होते हो। इस वक्त तुम दुनिया में नहीं हो, इस वक्त तुम हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। इस सेल के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो हम तुम्हें कह रहे हैं वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम यहां से निकलोगे नहीं। मैंने कोई सियासी बात नहीं की है, गैर सियासी बात कर रहा हूं, ठीक है? तुम जब तक हमारी बात अगर तुम मान लो, हाँ, तुम यहां से फिर निकल जाओगे, ठीक है जी? उसके बाद तुम दोबारा अपने आप को किसी और से रिएक्ट करके स्टेबल करते हो, ज्ञान स्टेबल करते हो, वो तुम्हारा बात का मसला है। इस वक्त चल रही है जेल। क्या चल रही है? जेल में तुम्हें या तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहो, या फिर हमारी बात मान लो। जिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इसका जो ओर है उस ओर का नाम है बॉक्साइट, नाम है BAUXITE। और उस बॉक्साइट में एक्चुअल में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। हम उसे क्या करते हैं? हम उसे मेल्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हम उसे मेल्ट करते हैं। मेल्ट करके क्या किया जाता है? कैसे मेल्ट करते हैं? मेल्ट तो सब मेल्ट ही करते हैं, जैसे हीट करके मेल्ट करते हैं। मेल्ट हो गया। मेल्ट अगर हो गया, क्या लिखूं उसको? Al2O3 इन द कौन सी स्टेट? इन द लिक्विड स्टेट। अगर मेल्ट हो गया है तो आई होप यू नो कि उसके अंदर क्या मौजूद होगा? तो उसके अंदर आयंस मौजूद होंगे। एल्यूमिनियम के आयंस होंगे प्लस ऑक्साइड के आयंस होंगे, अलग अलग ये जुड़े हुए। सॉलिड स्टेट होगा तो जुड़े होते हैं, लिक्विड स्टेट हो तो अलग अलग होते हैं, ओके? इनमें से ये वाली चीज किधर जाएगी? कैटायन है ना, किधर जाएगा? ये कैथोड पे जाएगा। किधर जाएगा? कैथोड पे जाएगा। तो देयर विल बी अ रिएक्शन एट कैथोड। मुझे आप बता सकते हैं क्या होगा रिएक्शन एट कैथोड? एल्यूमिनियम 3+ पॉजिटिव आयंस हैं, कैटायंस हैं, कैथोड के पास चले जाएंगे। तो 3+ है तो क्या करो? +3 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव यू एयर। कोई मसला? ठीक है। फिर ये किधर जाएंगे? ये एनायंस हैं, ये किधर जाएंगे? ये जाएंगे सर जी, क्या होगा? ये रिएक्शन एट एनोड होगा। एनोड पे मैं यहां लिखता हूं ऑक्साइड आयंस है 2 नेगेटिव। क्या करूं? 2 नेगेटिव लिखा ना, क्या करूं? -2 इलेक्ट्रॉन्स करूंगा, क्या बनेगा? O बन जाएगा। हाँ, होता क्या है? होता है वो O2। तो अभी एक ही एटम है तो यहां क्या कर दूं? हाफ। किसको मसला है इस बात से भाई? एनीवन? क्या हुआ? कैथोड पे कैटायंस का रिएक्शन हुआ, एनोड पे एनायंस का रिएक्शन हुआ। बस एक मसला है, ये इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन ये बैलेंस नहीं है। इसको कैसे बैलेंस करूं? बल्कि इसको बैलेंस करने से पहले मुझे हाफ पसंद नहीं आ रहा। इस हाफ को कैसे एडजस्ट करूं? इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये क्या बोलते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ क्या कर दूं पूरे को? अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करूं, दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम
1। हेलो जी, अब यहां से अगला काम क्या है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं यहां, तो अब इनको बैलेंस कैसे करूं सर? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर आपने ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। क्यों? 4 और 3 कैल्शियम क्या होता है? 6। 4 और 3 कैल्शियम होता है 12, और 12 बनाने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से और 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से। और अगर किसी के पास कोई मसला है तो उसको चाहिए कि हाथ खड़ा कर दे। एनीवन जनाब साहब, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आपके दिमाग में पड़ रही होगी। क्या समझाना चाह रहा हूं? देयर इज अ रिएक्शन एट एनोड, देयर इज अ रिएक्शन एट कैथोड। एनोड पर क्या हो रहा है? एनाइंस जा रहे हैं। कैथोड पर क्या हो रहा है? कैटाइंस जा रहे हैं। एंड यू नो एनाइंस जब एनोड पे जाते हैं, एनाइंस के ऊपर होता है क्या? नेगेटिव चार्ज, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। कैटाइंस से जाते हैं कैथोड के ऊपर, तो कैटाइंस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर देते हैं। तो दोनों के दोनों नॉर्मल एटम्स बन जाते हैं या नॉर्मल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब वो एटम बनते हैं कि मॉलिक्यूल बनते हैं, करना क्या चाहिए? क्या बन जाते हैं वो? या वो एटम्स बन जाते हैं या वो मॉलिक्यूल्स। तो यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है कि हमने कंपाउंड से एलिमेंट्स वाली चीज बना देनी है, हमने आयंस से एटम्स वाली चीज बना देनी है। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, जस्ट गो थ्रू इट। पढ़े जनाब साहब क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स में से कोई पढ़े सारा, आप पढ़ो ये प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस में क्या लिखा है।